ऑल ब्राइट फेसेस। हाँ, ऑब्वियसली क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं मतलब सारे विनर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभ बधाई। ठीक है, अब आप ऑफिशियली इंटर में आ गए। चलिए, गुड। बड़ा जो बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे हैं आप लोग को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्कोर काफ़ी अच्छा है बच्चों का। ठीक है, एंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद लॉ के सब्जेक्ट में स्कोर कम है, कम कंपैरेटिवली। या तो मार्किंग टाइट हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्लेब पेपर देखोगे तो बाय एंड लार्ज सारे क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में ही कवर हो रहे थे। एक 3 नंबर कंपनी लोग का जो लास्ट क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस था, उस सिलेबस से वो आप क्वेश्चन नहीं हैंडल कर पाए होंगे। उसमें कई बच्चे डोरमेंट कंपनी के बारे में लिखे हैं, वो डोरमेंट कंपनी आंसर नहीं है उसका, इनफैक्ट क्वेश्चन ही गलत है, आउट ऑफ सिलेबस क्या है वो क्वेश्चन ही गलत है। जिसने बनाया है ना वो ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखा दी उसने, क्या है, एंड उसे सोचा नहीं कंसेप्चुअली, से क्वेश्चन ही गलत बनाया है। इनमें आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं बोलना चाहिए। आपको इंटर में एक चीज़ मैं पढ़ाऊंगा उससे मैं फिर वापस रिलेट करके बता दूंगा, उससे रिलेट होता है लेकिन वो भी ठीक ढंग से रिलेट नहीं होता। और ज़बरदस्ती उसको डोरमेंट कंपनी का क्वेश्चन बना दिया उसने, उसमें कुछ गड़बड़ है। आप में मोस्टली बच्चे जिसने अटेम्प्ट किया और डोरमेंट कंपनी लिखा हुआ उसके अंदर, बट एनीवे जो भी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, और एक पहले क्वेश्चन में मैंने बताया एक 2 नंबर का वो थोड़ा लिमिटेशन एक्ट वाला जो था कि बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी थी, वो एक इशू था। बाकी वो भी मतलब ऐसा नहीं था, क्लास में जैसे ध्यान दिया हो तो कर सकता था। ठीक है, इसके अलावा मुझे लगता है कि वो पेपर के अंदर कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर कोई दिक्कत थी। अब कुछ मार्किंग मुझे लगता है हो सकता है, आई डोंट नो वेदर कुछ क्या होता है लैंग्वेज, मैंने बताया सर लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में ये स्कोर आप एक्सपेक्ट करना कि आपको मार्क्स फुल फुल मिल जाएंगे, मैंने पहले ही बताया था ये बात। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है उसके बाद मार्किंग और ज़्यादा टाइट है। ठीक है, एनीवे अब जैसे एक बच्चा अभी मुझे बाहर मिला, उसका रह गया फाउंडेशन में, एंड ही वाज सेइंग सर उसे लॉ से 20 नंबर का ही अटेम्प्ट किया था 60 में। बताइए तो गलत बात है ना, 60 नंबर में आपसे 20 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। मैं कहा इंग्लिश सर वो पूरा 40 नंबर का अटेम्प्ट किया था, तो टोटल 60 नंबर का पेपर ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा, नंबर भी उस बेचारे के 28 नंबर आए हैं। तो मैं कहा तुम लॉ में तो ब्लेम ही नहीं कर सकते कि तुम 20 नंबर का तो टोटल किए ही थे, तो नंबर कहाँ से आएंगे तो बताओ। सर मुझे अच्छा नहीं लगता लॉ। मैं कहा तुम्हारे अच्छा लगने, देखो एक ये रूल होता है, देखो आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप ये मत सोचा करो मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट खराब, करना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, आप जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है उस पर ही खारे पूरा एफर्ट आप उसी में लगा दो, तो उसमें हो सकता है कि आपके जहाँ 80 आएंगे वो 90 आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट को आप पसंद नहीं करते और उसको आप इग्नोर करते जा रहे हो, उसमें अगर 40 से कम आ गए तो 90 बेकार हो गए ना वो। तो एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। और क्या होता है बहुत सारे बच्चों को थोड़ा लैंग्वेज से बड़ी वो होती है, कोफ्स होती है, तो वो थोड़ा मेरे फाउंडेशन में जब आप थे मैं शुरू डे 1 से बात बोली थी कि आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छा, अब आप इंटर में आओ, आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ो, तीनों सब्जेक्ट में देखो लैंग्वेज ही लैंग्वेज भरी हुई। इवन अकाउंट्स में आप देखो काउंटिंग स्टैंडर्ड सारी लीगल लैंग्वेज है। तो थोड़ा सा जो बच्चे इस चीज़ को अवॉइड बहुत ज़्यादा करते हैं उनके साथ दिक्कत ज़्यादा है, और थोड़ी सी मुझे लगता है मार्किंग नो डाउट टफ हुई है। एनीवे आप सब तो खुश हैं। अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हुआ हम रियली सिंपैथाइज करते हैं। एंड कुछ अपनी भी कमियां होती है, मैं ये नहीं बोलता सारा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होता है, कुछ अपनी भी कमियां होती है जिसकी वजह से आपको चीज़ें रह जाती हैं। एनीवे देखिए, सो हमारा टॉपिक जो चल रहा था दैट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एंड उसके अंदर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो पहले तो हमने एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कंप्लीट किया था, इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स, एंड देन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इज द नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, सब्जेक्ट टू एंड विदाउट प्रेजुडिस। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस।
सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशंस को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वैसे 4 कैटेगरी दे रखी है, लेकिन दैट लास्ट की 2 कैटेगरी इतनी रेलेवेंट नहीं, मैं बताऊंगा उसके बारे में, बट मेनली इट इज द 2 पार्ट्स। डेफिनेशंस को ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। टाइप ऑफ डेफिनेशंस, इसका फायदा क्या होगा, एक बार आपको पता लग गया कि इस तरह की डेफिनेशन को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, दूसरे टाइप की डेफिनेशन को तो कहीं भी किसी भी लॉ में, इवन आप कोई भी, ये नहीं कि लॉज मैं पढ़ा रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको पता चलेगा हाउ टू इंटरप्रेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेफिनेशन इन अ पर्टिकुलर वे। देखिए डेफिनेशंस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक बोल रहे हैं हम एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव या हम उसको रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन भी कहते हैं, दोनों टर्म यूज करते हैं, एग्जॉस्टिव और रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। सेकेंड दैट इज द इंक्लूसिव और ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन। सबसे पहले हाउ डू वी आइडेंटिफाई, अगर आप कोई भी टर्म और एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कहीं भी देखते हैं तो आप डेफिनेशन को देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है या इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो पहले तो मैं पहचान बताता हूँ, आप देख के कैसे पहचानेंगे, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन बताऊंगे हाउ टू इंटरप्रेट इट। क्लियर? अगर डेफिनेशन के अंदर या तो मीन्स लिखा हो या और मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखा हो, दोनों में से कोई भी पैटर्न है, देन दैट इज द एग्जॉस्टिव और रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। दैट इज द एग्जॉस्टिव और रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। जैसे मान लिया अगर हम कहीं किसी भी लॉ में कोई ए की डेफिनेशन है, तो समझाने के लिए बताऊं, और ऐसे लिखा हो ए मीन्स और आगे कुछ मीनिंग दे रखा है, या ए मीन्स एंड इंक्लूड्स आगे कुछ मीनिंग दे रखा है, इसका मतलब देख के हमें पता लग जाए कौन सी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। क्या है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। तो हम देख के बता सकते हैं दैट इट इज अ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और ऑल्सो कॉल्ड ए रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। अब इसका नाम एग्जॉस्टिव, अब इसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, हाउ टू इंटरप्रेट इट। देखिए यहां जो आगे मीनिंग दे रखा है, जो आगे मीनिंग दे रखा है, ए मीन्स सो एंड सो, इन ऑर्डर टू बिकम ए, क्या इज इट रिक्वायर्ड समथिंग, जैसे मुझे कोई चीज को चेक करना है कि वो ए है या नहीं, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, आई नीड टू चेक वेदर दैट थिंग इज फिटिंग इन टू दिस मीनिंग और नॉट, है ना? अगर वो इस मीनिंग में फिट हो रहा है तो वो क्या है? ए है। वो इस मीनिंग में फिट नहीं हो रहा तो वो ए नहीं है। बहुत क्लियर है। इट मीन्स अगर कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जैसे मान ली एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जैसे कि इधर ए मीन्स लिखा हुआ या ए मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखा हुआ, समथिंग लाइक दैट, इट मीन्स मुझे कोई चीज को चेक करना वेदर इट इज ए और नॉट, तो मुझे क्या करना है, यहां जो मीनिंग दे रखा है उसके अंदर उसे फिट करके देखना है। अगर उस मीनिंग में वो फिट होता है तो ए है, नहीं फिट होता तो ए नहीं है। इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना, क्या ए क्या हो सकता है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी को हमने एग्जॉस्ट कर दिया है, हाँ या ना? व्हाट कैन बी द ए, क्या उसकी पॉसिबिलिटी को हमने एग्जॉस्ट कर दिया है, यस नो, कि भैया इस मीनिंग में फिट होगा तो ए, नहीं तो नहीं होगा, खत्म बात। तो हम लेकर उसकी पॉसिबिलिटी को क्या कर दिया है, एग्जॉस्ट कर दिया है। इसलिए बोलते हैं एग्जॉस्टिव। नाम इसलिए क्यों पड़ा एग्जॉस्टिव। या कह सकते हैं हम ए को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये सिर्फ वही चीज ए हो सकती है जो इस मीनिंग में फिट होगा, जो इस मीनिंग में फिट होगा। तो मैं नाम का भी एक जस्टिफिकेशन बता रहा हूं कि क्यों इस टाइप की डेफिनेशन को हम ऐसा बोलते हैं। हमने एग्जॉस्टिव बिकॉज वी हैव एग्जॉस्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट थिंग, रेस्ट्रिक्टिव बिकॉज रेस्ट्रिक्टेड द मीनिंग, साहब इसमें जो फिट होगा वही, इसके अलावा और कोई चीज ए नहीं हो सकता, इसलिए उसको रेस्ट्रिक्टिव या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। तो पहले तो पहचानते कैसे हैं, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन। मैं भी एग्जाम्पल भी दूंगा, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। इज दैट ओके? नाउ अब करते हैं इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन, और ये किसी एक एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स, एनी स्टैट्यूट स्टडी पैटर्न। और इस आप देखो, इस स्टैट्यूट के पहले हमने रूल्स प्रिंसिपल पढ़े,
मतलब जनरल बात करेंगे स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कुछ प्रिजम्पशन ले सकते हैं इफ देयर सम एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस नंबर ऑफ रूल्स ऑफ प्रिंसिपल, देन वी हैव डिस्कस एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरनल एड, सेक्शनल एड, देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हर जगह लॉ में सेक्शंस में आते रहते हैं, तो उनका क्या मतलब, हाउ टू इंटरप्रेट इट। नाउ डेफिनेशन जो आते रहते हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो आप ओवरऑल ये पूरा चैप्टर जो देखोगे तो क्या होगा कि अल्टीमेटली स्टैट्यूट के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं एंड उसको कैसे कैसे इंटरप्रेट करने के क्या क्या नियम है, कारण, वो सब हम पढ़ लेंगे। तो उससे क्या होगा, इसके बाद आप कोई भी स्टैट्यूट पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वैसे ही आसान हो जाए, बिकॉज यू नो, और यही सब चीज़ें हमें अप्लाई करनी है। अब इंक्लूसिव या एक्सटेंसिव डेफिनेशन की क्या पहचान है। अगर डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड्स लिखा हुआ, अच्छा कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, यहां खाली इंक्लूड्स है या मीन्स इंक्लूड दोनों है। कई बच्चे कंफ्यूज है, यहां भी है। खाली मैंने इंक्लूड्स नहीं लिखा है, एग्जॉस्टिव क्या लिखा है, मीन्स एंड इंक्लूड्स। या तो सिर्फ मीन्स है या मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स एंड इंक्लूड्स इकट्ठे है तो वो एग्जॉस्टिव है, लेकिन सिर्फ इंक्लूड्स है तो क्या है, इंक्लूसिव है। क्या है, इंक्लूसिव है। इज दैट क्लियर। और एक और तरीका होता है जो बहुत कम मिलता है, देख लेंगे कभी कभी मिल जाएगा, बहुत रेयर मिलता है। ऐसे भी लिखा होता है टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड, ऐसी भी लैंग्वेज होती है, ये भी आपको इंक्लूसिव डेफिनेशन है। या तो खाली इंक्लूड्स होगा या टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड, या तो इंक्लूड्स होगा या टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड। इज दैट क्लियर, टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड। इज दैट क्लियर। नाउ अब देखिए, मैं एक एग्जांपल, जैसे मान लिया लेट्स से हम किसी बी को डिफाइन कर रहे हैं और डेफिनेशन ऐसे है कि बी इंक्लूड्स सो एंड सो। क्या ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंसिव डेफिनेशन। क्लियर। अच्छा यह लिखा बी, ठीक है, टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड, अगेन सेम चीज है। या अब इसकी इंटरप्रिटेशन तो पहचान है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। अगर कोई डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो जो चीजें यहां दे रखी है वो तो बी है ही है, बी इंक्लूड दिस 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 एंड ऑल दैट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि साहब जो चीज यहां नहीं दे रखा वो भी बी हो सकता, पॉसिबिलिटी है। अब कई बार तक कोर्ट्स में ऐसे केसेस जाते हैं और इंक्लूसिव डेफिनेशन की कोई इंटरप्रिटेशन केस आता है तो कोर्ट आपको कई बार ऐसी चीजें भी इंक्लूड कर देता है जो वहां लिखा हुआ नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी तब है जब वो डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव। अगर एग्जॉस्टिव है तो कोर्ट ऐसा कर सकता है, नो, नॉट एट ऑल। अच्छा आप बोलेंगे सर यहां कोर्ट कैसे कर देगा। अच्छा तो लॉ मेकर्स ने भी किसी चीज की इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाई है, लेकिन इसका मतलब क्या सोच के बनाई है, अरे क्या इंटेंशन उसकी कि भैया हमने जो बताया वो तो है, लेकिन हमने छोड़ दिया है कुछ चीजें, और भी चीजें हो सकती है, इसीलिए तो इंक्लूसिव बना के छोड़ देते हैं। ये सुनो, अगर मान लिया लेजिस्लेचर की इंटेंशन होती कि जितना हमने बताया सिर्फ उतना ही ये चीज हो सकता है, तो क्या वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बनाते हैं उसकी। ये सुनो, तो कुछ चीजों की एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बना रहे हैं, कुछ के इंक्लूसिव, कुछ कारण है ना उसके पीछे, क्या सोच के बनाया। तो कई बार लॉ मेकर्स को, लेजिस्लेचर को ये लगता है कि इसकी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बताना इम्पॉसिबल है, तो जितनी चीजें हमें समझ आती है हम लिख देते हैं, लेकिन हम ओपन एंडेड छोड़ देते हैं। फ्यूचर में कोर्ट सोर्स के पास कोई मैटर जाएगा कुछ तो और भी चीजें कवर कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये सुनो, तो इसलिए वहां लॉ मेकर्स, लेजिस्लेचर क्या करता है, इंक्लूसिव। सोचने वाली बात है, इतनी डेफिनेशन सारी एग्जॉस्टिव क्यों नहीं होती या सारी इंक्लूसिव क्यों होती, तो कुछ सोच के तो बनाते होंगे, ठीक है। और जहां पे एकदम क्लैरिटी है कि साहब हमकी इसकी यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो वहां एग्जॉस्टिव बनाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, उसके वहां क्या बना देते हैं, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो लेजिस्लेचर ने जो से सोच के बनाया है, हमें भी वैसे इंटरप्रेट करना है। अब देखिए, इसका मतलब जो चीजें इंक्लूसिव डेफिनेशन में देखिए वो तो है ही है, जब बी इंक्लूड्स में जितनी भी चीजें वो सब बी है, लेकिन इसके अलावा देखिए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब आप और हम इंक्लूड नहीं कर सकते। क्या आपको, क्या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी उसके वो क्लैरिफिकेशन ला सकते हैं कि साहब इसमें ये भी इंक्लूड होगा, हाँ या ना। सुना हुआ, एग्जीक्यूटिव बॉडी आपको क्लैरिफिकेशन ला सकती है, ठीक है। जब हम कंपनी लॉ की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कभी कोई मैटर कोर्ट में जाए, कोर्ट आपको इंटरप्रिटेशन में कुछ इंक्लूड कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी है, देखा पॉसिबिलिटी, वाई एंड वो पॉसिबिलिटी के हिसाब से वो डेफिनेशन इंक्लूसिव बनाई गई थी बाय द लेजिस्लेचर, एंड इसलिए हम उसके अंदर पॉसिबिलिटी। अब बताइए, क्या जो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है, क्या उसका मीनिंग एक्सटेंड हो सकता है, जितना लिखा हो वो तो है ही, इसके अलावा और भी चीज हो सकती है। ये सुनो, इसका नाम क्या पड़ गया, एक्सटेंसिव, इट कैन बी एक्सटेंडेड,
यस नो, विच कैन बी एक्सटेंडेड, जो लिखा हुआ उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, एंड विच कैन बी एक्सटेंडेड. मैं एग्जांपल दूंगा तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी, विल गेट मोर क्लैरिटी. आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. तो पहली बात, आप डेफिनेशंस कहीं भी किसी भी लॉ में पढ़ें तो चेक कीजिए कि वो डेफिनेशन आपको एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है. एग्जॉस्टिव को हम रेस्ट्रिक्टिव भी बोल रहे हैं, इंक्लूसिव को हम एक्सटेंसिव भी बोल रहे हैं. पहचान क्या है, या तो डेफिनेशन में मींस लिखा हो या मींस एंड इंक्लूड दोनों चीज, तो क्या है, एग्जॉस्टिव या रेस्ट्रिक्टिव, एक ही बात है. और अगर आपको डेफिनेशन में इंक्लूड्स लिखा हो या अप्लाई टू एंड इंक्लूड लिखा हो तो क्या है, इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव. अच्छा, अगर एग्जॉस्टिव है तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या, जो दे रखा है सिर्फ वही चीज है वो. अच्छा, ए मीन्स सो एंड सो, एनीथिंग इन ऑर्डर टू बिकम ए दैट हैज टू फिट इनटू दैट मीनिंग, एंड इफ एनीथिंग इज नॉट फिटिंग इनटू दैट मीनिंग इट कैन नॉट बी ए, इट कैन नॉट बी ए. इवन कोड भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल. कोई लेजिस्लेचर की इंटेंशन ही नहीं थी उस हिसाब से एग्जॉस्टिव बना है. लेकिन अगर कोई या इंक्लूसिव डेफिनेशन है, लाइक बी इंक्लूड सो एंड सो, इट मीन्स वॉट एवर इज गिवन इन द डेफिनेशन वो तो बी है ही है, बट इन एडिशन टू दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी that the meaning of the B can be extended by the court, by the executive body, and ऐसी चीजें भी कवर हो सकती है जो वहां पे लिखी हुई नहीं है. And that is how we interpret the two types of definition, exhaustive and inclusive. Is that okay with everyone? समझ आ रहा है? Now, अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं दोनों के. देखिए, अच्छा, कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी की डेफिनेशन कहां दे रखी है? कंपनी की डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 20. कंपनी की डेफिनेशन क्या दे रखी है? कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड ईदर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉज. यही था, क्लियर? मुझे बताइए डेफिनेशन कौन सी है, ये एग्जॉस्टिव है इंक्लूसिव है? एग्जॉस्टिव. मींस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? मींस. ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है. इट्स अ एग्जॉस्टिव और रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन. इट मीन्स इन ऑर्डर टू बिकम अ कंपनी इस मीनिंग में फिट होना पड़ेगा, एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट फिट इन टू दिस मीनिंग कैन नॉट बी अ कंपनी, कैनॉट बी अ कंपनी. तो क्या मैंने कंपनी की पॉसिबिलिटी को एग्जॉस्ट कर दिया कि क्या कंपनी हो सकती है जो इस मीनिंग में फिट होगी? जो इसमें फिट नहीं वो कंपनी नहीं हो सकती. ये सुनो, इसका मतलब क्या, आपको ये एग्जॉस्टिव या और इसको हम कैसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया द मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी. इज दैट ओके? क्लियर है? ये क्या है, इसलिए देखो जब कंपनी की डेफिनेशन हम इसके अलावा कोई बात नहीं करते हैं, जो है सो है, क्योंकि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है. अब मैं एक और डेफिनेशन लेता हूं. डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. फाउंडेशन में थोड़ा सा इसका रेफरेंस आया था, डिटेल में हम इंटर में पढ़ेंगे. दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट के अंदर ही है. अच्छा, फाउंडेशन में बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में थोड़ा सा मैंने कभी हिंट दिया होगा. क्या? हर वो चीज जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की. आधा बता रखा था, इवन इंडिया की चाहे बाहर की, कोई भी हर चीज. तो मुझे बताइए जितनी भी इंडियन कंपनीज है क्या सब बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ है ना? क्या उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है? क्या इंडिया की जो अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज है लाइक LIC, UTI, ICAI, क्या ये भी आपको क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट? बट क्या वो कंपनीज हैं? नहीं. कंपनी तो जो कंपनी लॉ में स्टैब्लिश होते हैं, पढ़ाया था ना फाउंडेशन में, ठीक है. स्टैट्यूटरी बॉडी इंडियन क्या फॉरेन कंपनी भी क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या फॉरेन स्टैट्यूटरी बॉडी भी क्या आपको बॉडी कॉर्पोरेट है? क्योंकि हर वो चीज जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, सब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट. लेकिन ये तो मैंने आपको नेट रिजल्ट बता दिया, क्योंकि हमने पूरी डेफिनेशन फाउंडेशन में नहीं पढ़ा, आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन इंटर में हम पढ़ेंगे. इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है. इट सेज दैट बॉडी कॉर्पोरेट includes a company incorporated outside India but does not include, आपको बट डज नॉट इंक्लूड में दो केस दे रखे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू, वो हमारे भी काम का नहीं है, वो तो डेफिनेशन हम पढ़े तो बता दूंगा.
मुझे बताइए डेफिनेशन कौन सी है, एग्जॉस्टिव है इंक्लूसिव है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। पहले हमने एग्जॉस्टिव एग्जांपल लिया किसका, इंक्लूसिव का। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी, अब देखिए ये इंक्लूसिव डेफिनेशन सेकंड टाइप, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन देख के क्या लग रहा है कि सिर्फ फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है, हाँ है ना। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इवन इंडियन कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, खाली बोला कौन सी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड, फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है, खाली उसकी बात कर रहा है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या बता रखा है कि हर वो चीज जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, और चाहे इंडिया की बॉडी हो चाहे बाहर की। तो मैंने तो ऑल इंडियन कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, ऑल इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी आर बॉडी। लेकिन क्या वो डेफिनेशन में नजर आ रही है? आ रही है। तो मैंने कैसे बता दिया सब चीजें? तो डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है। इसके ऊपर कुछ कोर्ट केसेस डिसाइड हो रखे हैं, इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से क्लैरिफिकेशंस हैं, एंड उन सब चीजों से सब नेट रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। लेकिन डेफिनेशन एज सेक्शन 2 क्लॉज 11 पढ़ो, उसमें तो खाली ये लिखा हुआ है, लेकिन इतनी सारी बातें कहां से निकाल ली? तो इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज एक तो डेफिनेशन क्या है, और ये हमने अपने मन से नहीं निकाली है, कोर्ट ने कहा है कि साहब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंडियन कंपनी भी कवर होगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कुछ क्लैरिफिकेशन है कि साहब रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो उन सारी चीजों को मिला के, अच्छा बताइए, अगर ऐसे लिखा होता बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स, ऐसे लिखा होता अ कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, तो क्या कोर्ट इसके अंदर कुछ और ऐड कर पाता? कर पाता? नहीं। डेफिनेशन क्या हो जाती? एग्जॉस्टिव। क्या हो जाती? एग्जॉस्टिव। क्योंकि ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है। अच्छा, लॉ मेकर ने इंक्लूसिव बनाई तो कुछ सोच के बनाई है, इसका तो उनके भी दिमाग में था कि जो हम बता रहे हैं वो तो है ही है, हम ये बता रहे हैं बट और भी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब जानबूझ के सोचा गया, एंड उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट्स एंड लॉट नंबर ऑफ सोर्सेज आते हैं जहां से हमें और भी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो गई है। एंड अदरवाइज अगर हम खाली डेफिनेशन देखें सेक्शन 2 क्लॉज 11, उसमें तो खाली इतनी सी बात लिखी हुई है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडियन कंपनी। तो मैं एक डायग्राम से ऐसे बताऊं, जो नेट रिजल्ट है डेफिनेशन प्लस अदर सोर्सेज मिला के, ठीक है। देखिए, अगर दिस पिक्चर रिप्रेजेंट द बॉडी कॉर्पोरेट, क्या इसके अंदर सारी इंडियन कंपनीज आ जाएंगी? हाँ है ना, सारे सोर्सेज को मिला, हर वो चीज जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी बना होता है ना, वो सारे सोर्सेज को मिला के मैंने बता दिया। क्या इसके अंदर आपको इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी आ जाएगी? हाँ ना, लाइक LIC, UTI ऐसी, उसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या इसके अंदर फॉरेन कंपनीज भी आ जाएगी? ये सुनो, क्या इसके अंदर LLP भी आ जाएगी? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सुना होगा, LLP भी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, पढ़ा था ना, LLP जा बॉडी कॉर्पोरेट। क्या उसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? LLP भी आ जाएगी। क्या फॉरेन की जो स्टैट्यूटरी बॉडी, बाहर की स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या वो भी आ जाएंगी? तो कितना बड़ा कंसेप्ट है, कितनी सारी चीजें इसके अंदर आपको आ रही है, ठीक है। इसलिए अच्छा, जब कंपनी बोलते हैं तो कंपनी का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 20, ये सुनो। तो क्या उसमें खाली हम इसकी बात कर रहे हैं? ये सुनो, ये सुनो। अच्छा, उसमें कंपनी की डेफिनेशन ये कवर हो रही है, इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी? क्या फॉरेन कंपनी कवर हो रही है? नहीं। क्या LLP कवर हो रही है? नहीं, खाली ये कवर हो रही है। तो हम बोलते हैं ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, ये सुनो, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट नीड नॉट बी कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट ये भी है, ये भी है, बट ये कंपनी थोड़ी है, ये कंपनी थोड़ी। अच्छा, विच एक्सप्रेशन इज वाइडर, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट? द एक्सप्रेशन बॉडी कॉर्पोरेट इज वाइडर देन द एक्सप्रेशन कंपनी। तो जितनी भी इंडियन कंपनी उन सबको बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हैं, बट इसके अलावा और भी बॉडी कॉर्पोरेट है। इसलिए सारी चीजें मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या बताती था, एवरीथिंग विच हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वेदर से इंडियन बॉडी और फॉरेन बॉडी, सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। सब क्या है? बॉडी। और बॉडी कॉर्पोरेट एक नाम और उसको कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेशन। एक ही बात है इसका मतलब बेसिकली। लेकिन डेफिनेशन से क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? डेफिनेशन तो खाली क्या बोला है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन इतनी बातें हमने कहां से, क्या अब क्यों इतनी सारी चीजें हैं? एक्चुअल है, कोर्ट ने बताया, MC ने बताया, बिकॉज डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। हैड द डेफिनेशन बीन एग्जॉस्टिव, तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था, ये सब पॉसिबल ही नहीं था। इज द क्लियर? तो कई बार क्या होता है, मैं बच्चों को उल्टा लिखता हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये है, फिर मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को बोलता, पूछ लेता हूँ ऐसे कि भाई इसमें तो खाली इतना लिखा, तो इतनी सारी बातें कहाँ से आ गई? चुप भाई, एक ही कारण है, डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव है। ये बहुत मायने रखता है कैसे इंटरप्रेट करते हैं। वही डेफिनेशन अगर एग्जॉस्टिव होती तो जो है, या तो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाते हैं, तो जो डेफिनेशन है हम उसके अलावा और कोई बात नहीं करते। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
समझ में आ गया? और अक्रॉस ऑल द लॉज, हम स्टैच्यूट्स की बात करें, हम कोई पर्टिकुलर स्टैच्यूट की बात नहीं करें, एनी स्टैच्यूट इन इंडिया इसी तरीके से इंटरप्रेट कर। डेफिनेशन जब आती है तो चेक करो कि डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव। कैसे चेक करते हैं उसका तरीका मैंने बता दिया, फिर कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो भी मैंने बता दिया। दिस यू हैव टू इंटरप्रेट, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू इंटरप्रेट द डेफिनेशन। वी डिवाइड द डेफिनेशन इन टू पार्ट्स, दैट इज द एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव। एनी डाउट, एनी क्वेरी, क्वेश्चन? पक्का? ठीक है, चलें आगे। एक मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं, आप लोग सिलेबस में तो नहीं है, आपके फाइनल में है। फाइनल में ना, एक्चुअली आपको बताओ, फाइनल में इलेक्टिव पेपर्स भी कुछ हैं, ये तो मालूम हो ना। जब फाइनल में 6 पेपर तो वो हैं आपके, जैसे इंटर में। और आपको जब आप इंटर पास कर लेंगे और आर्टिकलशिप, इंटर पास, आर्टिकलशिप एंड आपको वो क्या बोलते हैं, सेल्फ पेस मॉड्यूल, उसके पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप फाइनल में बैठ सकते हैं। ये तो पता होगा ना। तो फाइनल में एक्चुअली सिस्टम क्या बनाया इन्होंने, 6 तो पेपर, जैसे आपको 3-3 पेपर के 2 ग्रुप हैं उसमें, लेकिन बैठने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंटर पास होना चाहिए, आर्टिकलशिप अभी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस सेल्फ फर्स्ट मॉड्यूल 4 हैं, चारों पास होने चाहिए। वो ऑनलाइन होंगे, आपको कहीं जाके नहीं देना, और सारा एमसीक्यू होगा, वो चारों पे 100% एमसीक्यू होंगे। तो उस सेल्फ फर्स्ट मॉड्यूल में उन्होंने क्या किया, 4 सेट बना रखे, सेट ए बी सी डी। सेट ए और बी में एक एक ही पेपर है। सेट ए में लॉ का पेपर है, तो ऑप्शन ही नहीं है, वो देना ही वही है। सेट बी में कॉस्टिंग का पेपर है, वो देना ही वही है, ठीक है। सेट सी और सेट डी में कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें तो कोई एक चूज करना है, यू हैव टू इलेक्ट वन। तो उसी के देख, सेट सी में, सेट डी में एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी पेपर है, आप वो भी कोई चूज करना चाहे कर सकता है, ठीक है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा तो उसमें एक कंसेप्ट आता है, अच्छा एक सुनो, फंडामेंटल राइट्स। तो एक कंसेप्ट आता है वहां पे, फंडामेंटल राइट्स है इनफोर्सिबल अगेंस्ट द स्टेट। मतलब क्या हुआ, अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे तो आप किसके अगेंस्ट जाएंगे इसे पाने के लिए, स्टेट के अगेंस्ट। इनफोर्सिबल अगेंस्ट द स्टेट, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा ना, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल। तो ए को अगर अपने राइट्स बी से नहीं मिल रहे तो किसके अगेंस्ट इन्फोर्स करेगा, बी के अगेंस्ट। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फंडामेंटल से इन्फोर्सिबल अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट का मतलब वो वाला स्टेट नहीं, महाराष्ट्र यूपी बिहार वो वाला नहीं, ठीक है। अब स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में था ना, सेक्शन ए क्या आर्टिकल है। अच्छा वहां स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट इंक्लूड्स, ऐसे डेफिनेशन दे रखी है। तो इंक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, इंक्लूसिव है। तो वहां पे जितनी चीजें दे रखी है, स्टेट ये चीजें हैं, वो तो स्टेट है ही है। इसके अलावा हम और बहुत सारी बातें करते हैं। तो मैं ऐसे बच्चे पूछ लेता हूँ, बेटा ये और सब बातें क्यों कर रहे हैं, ये है कि नहीं, वो ये सब बातें ही क्यों हो रही है? चुप। अरे भाई डेफिनेशन इंक्लूसिव है तभी इतनी बातें हो रही है। भाई डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होती, स्टेट मींस ऐसे कुछ लिखा होता तो कोई बात ही नहीं होता, जो लिखा हुआ बस बात करता उतनी, बस उसका वो बोला, कोई डिस्कशन नहीं होता। तो उसके बहुत लॉट ऑफ डिसाइडेड केसेस दिए हैं कि स्टेट में इसको कवर कर सकते हैं या नहीं कर, बहुत सारे कोर्ट केसेस है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। तो लेजिस्लेचर ने अगर कभी डेफिनेशन इंक्लूसिव बनाई है, इसका मतलब कुछ सोच के बनाया है, कोई लॉजिक है उसके पीछे, आपको उसी लाइन्स में इंटरप्रेट करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नाउ देखिए, एक आपको दे रखा है थर्ड टाइप, वो सब ऐसे ही दे रखा है, आपकी स्टडी में दे रखा है, इसलिए मैं बता देता हूं, बट वो कोई टाइप नहीं है कुछ भी आपको। एम्बिगुअस डेफिनेशन। एम्बिगुअस डेफिनेशन, ये रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, बेटा रेस्ट्रिक्टिव का मतलब ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, एग्जॉस्टिव और रेस्ट्रिक्टिव, जो मीनिंग दे रखा है उसके बियॉन्ड कुछ और चीजें हम कवर नहीं कर सकते, ऐसा नाम ही रेस्ट्रिक्टिव उस हिसाब से रखा है। एम्बिगुअस, नाम से कुछ पता लग रहा है, ऐसी डेफिनेशन जिसमें कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा देखिए, अगर डेफिनेशन है, इसका मतलब लेजिस्लेचर उसका जनरल मीनिंग चाहता था, टेक्निकल। डेफिनेशन दे रखा है, इसका मतलब क्या, टेक्निकल मीनिंग बताया था ना। डेफिनेशन दी उन चीजों की जाती है जिनका क्या, लेजिस्लेचर वांटेड अ टेक्निकल मीनिंग। हर चीज की तो डेफिनेशन नहीं दी जाती। तो मान लिया कोई टर्म की डेफिनेशन दे रखी है, इसका मतलब लेजिस्लेचर वांटेड अ टेक्निकल मीनिंग। लेकिन प्रॉब्लम है कि सब टेक्निकल सेंस में यूज हुआ है, टेक्निकल मीनिंग, वो वर्ड और एक्सप्रेशन टेक्निकल से कोई डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन वो टेक्निकल डेफिनेशन में कुछ एम्बिग्यूटी है, मतलब उससे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो लोग बोलते हैं ऐसी डेफिनेशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। दो चीजें हैं, जो दे रखा है, क्योंकि दे तो रखी है टेक्निकल मीनिंग, बट टेक्निकल मीनिंग में ही एम्बिग्यूटी कुछ है। मैंने बताया अब जैसे उस दिन आपका सवाल था कि सब सही क्यों नहीं लिख देते। कोशिश कितनी भी कर लीजिए, कुछ ना कुछ रह जाता है। देखिए
एक लाइन बोलते हैं टू एयर इज द ह्यूमन, इंसान है गलती होती है। तो लेजिस्लेचर भी अल्टीमेटली इंसानों से बना, बोलते हैं लोकसभा राज्यसभा या स्टेट तो इंसानों से बना है ना। तो कितनी भी कोशिश कर लिए कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। कोई अगर ये बोलते मैं परफेक्ट हूँ मेरे में कोई कमी नहीं है, बकवास है। इसलिए एक लाइन सुनोगे देयर ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। इसका मतलब क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज आप कितनी भी कोशिश कर लिए आप 100% अचीव नहीं कर सकते। दे बोलते देयर ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। आप कितनी बार एक चीज को पढ़ लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, ऑलवेज और लर्निंग हो सकती है और नई चीज सीख सकते हैं। वाई? बिकॉज देयर ऑलवेज स्कोप फॉर 100% कोई अचीव नहीं कर सकता। एनीवे देखिए, मान लीजिए अगर उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी है, टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है बट कोई एम्बिग्यूटी है, तो लॉ बोलता है उसके इंटरप्रिटेशन में हमें एक तो अदर सेक्शंस जहां पे वो टर्म यूज हो रहा है उसके साथ मिला के देखना पड़ेगा क्या मीनिंग लेना चाहिए। प्लस हम जनरल मीनिंग भी ले सकते हैं, उसके अंदर जनरल मीनिंग जो डिक्शनरी मीनिंग है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल दे तो रखा बट उसमें एम्बिग्यूटी है। तो एक तो है एक सोर्स कह लेंगे साहब व्हाट इज जनरली अंडरस्टूड, वो भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। प्लस जहां जहां वो टर्म यूज हो रहा है जिस सेक्शन में उसके साथ भी मिला के देखना पड़ेगा साहब यहाँ पे लॉजिकली क्या मीनिंग होना चाहिए। तो देयर वी हैव टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम because definition given is there technical definition but there is some ambiguity, so we are calling the definition ambiguous definition. In that case how to resolve that ambiguity, how to resolve that problem? तो दो तरीके हैं कि साहब आप देखना पड़ेगा जिस कॉन्टेक्स्ट में जिन सेक्शन में वो टर्म यूज हो रहा है तो उस सेक्शन के कंटेंट्स क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। एक दूसरा कई बार हमें हो सकता है कि डिक्शनरी मीनिंग और जनरल मीनिंग से भी हेल्प मिल जाए टू गेट द राइट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म और एक्सप्रेशन। बट ये कुछ टाइप ऑफ डेफिनेशन है, कह सकते हैं अगर ऐसी समस्या आ रही है तो वी आर कॉलिंग द डेफिनेशन एम्बिगुअस एंड हाउ टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम वो तरीका दे रखा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए लास्ट, वो मेन चीज वही थी आपका, दैट इज द एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिविटी के। नेक्स्ट इज दैट इज द definition subject to the contrary context. Definition subject to the contrary context. Clear? देखिए इसका क्या मतलब है, कई बार क्या होता है किसी स्टैच्यूट में कोई जैसे मान लीजिए एक्स को डिफाइन किया हुआ है, लिखा एक्स इंक्लूड्स 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी चीजें दे रखी है। तो यहां पर जितनी चीजें इंक्लूड कर रखी है, जितनी चीजें इंक्लूड कर रखी है, क्या वो सारी चीजें हर जहां जहां एक्स टर्म आएगा पूरे एक्ट में तो क्या वो सारी चीजों का सारा मीनिंग हम हर जगह लेंगे? या ऐसा नहीं हो सकता कि साहब ये वाला मीनिंग हो सकता कुछ केसेस में हो जहां एक्स यूज हो रहा हो, ये वाला मीनिंग कुछ अदर केसेस में हो। ये सुनो, तो यही मतलब डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट। इसको हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो हमें मीनिंग तो कई सारे दे दिए कि साहब एक्स में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ठीक है, ठीक है। लेकिन सवाल उठता है कि जरूरी तो कि जहां भी एक्स टर्म यूज हो रहा है एक्ट में हम सारे मीनिंग वहां लेंगे, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि साहब इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है यही दोनों मीनिंग हो, उस कॉन्टेक्स्ट ये दोनों नहीं हो, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ये वाला मीनिंग हो बाकी ना हो, तो वो देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो उसी को बोलते हैं, ऐसी डेफिनेशन बोलते हैं डेफिनेशन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि देखना पड़ता है कई बार, ये नहीं कि साहब जितने, जैसे वही वाली बात होगी ना, आप कोई डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग देख रहे हैं, अच्छा वहां मीनिंग कई सारे दे रखे हैं, मुझे बताइए क्या वो सारे मीनिंग हर जगह फिट होते हैं? तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या होते हैं, क्या मीनिंग तो हमने देखे उसका एक ही चीज के 4 मीनिंग दे रखे हैं, बट सवाल तो चारों मीनिंग हर जगह थोड़ी फिट होते हैं, ठीक है। कोई मीनिंग कहीं से फिट होता है किसी कॉन्टेक्स्ट में, कोई मीनिंग दूसरे कॉन्टेक्स्ट में फिट होता है। एग्जैक्टली दैट इज द सिचुएशन कि जब एक डेफिनेशन में कई चीजें इंक्लूड कर रखी है, एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है, बट whatever is covered in the definition not necessarily that everything we have to apply in everywhere, ठीक है। we have to apply according to the context and so the definition subject to the contrary context। तो एक बार बुक में फटाफट देखते, वैसे इसे लास्ट 2 में कुछ खास दम नहीं था, मेन चीज ऊपर की देखिए। पहले ये रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव, फिर एम्बिगुअस है, ये आपका देखिए, ये पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। द डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड एक्सप्रेशन इन द डेफिनेशन सेक्शन में ईदर बी रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग और मे बी एक्सटेंसिव, या तो उसके मीनिंग को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है या उसको एक्सटेंड करने की पॉसिबिलिटी है। When a word is defined to mean such and such, the definition is prima facie restrictive and exhaustive. Restrictive हो सकते हैं, exhaustive हो सकते हैं, and we must restrict the meaning of the word to that given in the definition. बस उतना ही जो definition में meaning दे रखा है, we have to restrict that meaning. उसके अलावा हम नहीं कर सकते।
But where the word is defined to include such and such, the definition is prima facie extensive. Here the word defined is not restricted to a meaning assigned to it. वहां तक restricted नहीं है, ठीक है, but has extensive inclusive meaning, मतलब which can be extended, which also includes the meaning assigned to it in the definition. मतलब जो दे रखा है वो तो है, इसके अलावा extend किया जाता है. We may also find a word being used means and includes such and such. In this case, the definition would be restrictive. वही इसका एक तो means ऊपर लिख दिया, ये भी possibility है. और on the other hand, the word is applied to include definition is extensive और inclusive. तो मैंने एक साथ ही बता दिया था कि means हो या means and includes हो तो क्या है exhaustive, और खाली includes हो and apply to and include हो, दोनों में कोई भी ऑप्शन हो, then it's a inclusive. And how to interpret it मैंने बता दिया. एग्जाम्पल नोट कर लिया था. कंपनी की डेफिनेशन खाली लिख लीजिए. कंपनी की डेफिनेशन कई एग्जाम में ऐसे भी आते हैं, एक्सप्लेन दिस विथ एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ईच. ऐसे तो आप इतनी चीजें आगे लॉ में पढ़ेंगे, इतनी सारी डेफिनेशन आएगी, कुछ एग्जॉस्टिव आएगी, कुछ इंक्लूसिव, कहीं से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है. बट ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप कंपनी की डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में कंपनी लॉ में एकदम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, ठीक है. कंपनी की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 एग्जॉस्टिव बॉडी को, और ये दोनों डेफिनेशन ही आप कंपनी लॉ में पहले चैप्टर में पढ़ेंगे. सेक्शन 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट, वो इंक्लूसिव है. खाली बस लिख लीजिए बॉडी को, ध्यान रहेगा ना. क्या होता है एग्जाम में, एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल ईच, ध्यान नहीं था कौन सा एग्जाम्पल दूं, लिख लिया तो क्या होता है आंसर लिखना आपका आसान हो जाता है. लिख लिया तो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन कहां से रखिए? सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड कंपनी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20. कंपनी की डेफिनेशन क्या है? एग्जॉस्टिव. बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव. इज इट क्लियर? नेक्स्ट ही एम्बिगुअस डेफिनेशन. इसमें कुछ खास, समटाइम इफ आई फाइंड द डेफिनेशन सेक्शन में इटसेल्फ बी एम्बिगुअस, सो इट मे हैव टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. दूसरे प्रोविजन मिला के पढ़ना पड़ता है. एंड हैविंग रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफाइंड, मतलब जो वर्ड डिफाइंड है टेक्निकल, बट उसका हमें ऑर्डिनरी मीनिंग लेना, क्योंकि टेक्निकल में कुछ एम्बिग्यूटी है, तो या तो अदर प्रोविजन के साथ मिला के जहां पे वो यूज हो रहा है. सच टाइप ऑफ डेफिनेशन नॉट टू बी रेड इन आइसोलेशन. ये नहीं खाली आप टेक्निकल मीनिंग, वैसे तो देखा जाए टेक्निकल मीनिंग दे रखा है तो हम खाली टेक्निकल मीनिंग ही लेते हैं, लेकिन अगर एम्बिग्यूटी नहीं है, लेकिन उस एम्बिग्यूटी है तब क्या करना है, ठीक है. इट मस्ट बी रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रेज विच इट डिफाइंस, realizing that the function of a definition is to give accuracy and certainty to a word or phrase which otherwise be vague. अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? वो वेग हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, तो फायदा क्या उसका? ऑल्दो टेक्निकल मीनिंग दे रखा बट एम्बिग्यूटी इज देयर. नेक्स्ट इज डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट. व्हेन अ वर्ड इज डिफाइंड टू बी अ नंबर ऑफ इंक्लूसिव मीनिंग, आ गया ना, एक्स इंक्लूड दिस दिस दिस, ठीक है, कई सारे दे रखे हैं. द सेंस इन विच द वर्ड इज यूज इन अ पर्टिकुलर प्रोविजन must be ascertained from the context of the scheme of the act, कि किस context में, and the language of the provision and the object, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए कि कौन सा मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमें देना पड़ेगा. एंड वी कैनॉट अप्लाई ऑल द मीनिंग एट ऑल द प्लेसेस, ठीक है, दैट्स वी कैनॉट डू दैट. जस्ट लाइक द डिक्शनरी वी आर रेफरिंग, वही वाली बात ये बोल रहा है. तो कई बार लॉ में होता है कोई कोई चीज़ की डेफिनेशन इंक्लूसिव और नंबर ऑफ इंक्लूसिव चीज़ दे रखी होती है कि यार इसमें ये इंक्लूड होगा, बट सवाल होता है कौन सी चीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड करना है, वो हमें कॉन्टेक्स्ट वाइज देखना पड़ेगा, पर्पस, इंटेंशन, वो सारी बात को ध्यान में रखते हुए. सो इसमें कुछ खास बातें मेन डेफिनेशन का था, दैट इज द एग्जॉस्टिव एंड द इंक्लूसिव. वो थोड़ा फोकस करने वाली बात है, और क्योंकि पूरे हर स्टैट्यूट में आपको डेफिनेशन तो नजर आती रहेंगी आपको, ठीक है. नेक्स्ट आपको टॉपिक है डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड. ये क्या चीज देखिए आपको, बेटा आइसोलेशन का मतलब अकेले, मतलब कि आइसोलेशन का मतलब, आइसोलेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट. कोविड में तो आइसोलेशन लोगों ने वैसे सीख लिया था. नहीं, कोविड में क्या होता है, जिसको कोविड हो जाए, कोरोना, आइसोलेशन में रहना है, मतलब अकेले रहना, ठीक है. तो वही इन आइसोलेशन मतलब उसे अकेले नहीं पढ़ना, दूसरी चीज़ के साथ मिला के पढ़ना है, ठीक है, उसका जनरल मीनिंग के साथ मिला के, या वो जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट के साथ मिला के. अकेले ही नहीं, खाली जो टेक्निकल मीनिंग दे रखा है उसमें एम्बिग्यूटी, खाली आप वही उसी से इंटरप्रेट करें. यू कैन नॉट इंटरप्रेट इट इन आइसोलेशन, ठीक है. कई बार लोग लैंग्वेज यूज नहीं करते, मेरे को आइसोलेशन में रहना अच्छा लगता है, ठीक है, बोलता है आइसोलेशन में रहते तो बहुत पीस होती है, ठीक है, टर्म यूज करते बहुत कॉमन, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है. एनीवे देखिए, एक टॉपिक आपको दे रखा है, विनीत मैं बताऊं आपको, ठीक है, जब भी पॉसिबल होगा.
ये पूछा सर सेकेंड लेक्चर लॉ का नहीं हो सकता, मतलब थर्ड हो रहा है ना हमारा, ठीक है। मतलब जो 10:30 वाला जो स्लॉट है, आई नो दैट थर्ड स्लॉट, ठीक है, वो भी लॉ, बट आई ट्राई टू मेक इट लाइवली। नहीं, कोशिश तो होती है, लेकिन देखो जो प्रॉब्लम क्या है, जो सब्जेक्ट जैसा है आप सब्जेक्ट को थोड़ी बदल सकते हैं, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कई लोग जिद करते हैं कि साहब इसमें ये, अब प्रॉब्लम क्या है, अच्छा चाहो मेजोरिटी का 80% से ज़्यादा बच्चे जो सीए करते हैं, क्या वो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट पसंद करते हैं? 80% ज़्यादा बच्चे नहीं पसंद करते हैं। कोई 10-15% बच्चे हो जाएंगे, कोई अलग बात हो, एक्सेप्शन की तरह है, वो नहीं पसंद करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है सब्जेक्ट लॉ में, क्या, और दूसरा बात फाउंडेशन जो आपने पढ़ा है उसमें लॉ के साथ इंग्लिश वो भी लैंग्वेज ही है, कॉम्बिनेशन ही ऐसा बिठा रखा है, ठीक है, और पूरा पेपर सब्जेक्टिव। तो एक तो आप लैंग्वेज जिससे आप भागते हैं और पूरा सब्जेक्टिव, तो उसमें ऑब्वियसली स्कोर करना, देखिए क्या होता है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट में बात बैठ नहीं रही है, लेकिन अवॉइड करने से कैसे काम चलेगा? ऑप्शन ही, अब सब्जेक्ट जैसे है सो है, कोई इलाज नहीं है, सब्जेक्ट को मैं और आप थोड़ी बदल सकते हैं, तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। यू हैव टू डेवलप द टेस्ट फॉर दैट, ठीक है। और एक बात बताऊँ, समझ के जो बच्चा, देखो कुछ लोग के पता दिमाग में क्या होता है, एक नोशन होता है कि मैं को ये करना ही नहीं है, ये बेकार है, ठीक है, तो उसको कभी नहीं आएगा। ये बात तो फैक्ट है, मान लो, ठीक है। जिसने बोल दिया ना, जैसे आई थिंक आप आए थे कि सर मेरे हिंदी मीडियम का था इशू, आई थिंक आपने भी बोला था कि हिंदी मीडियम। बेटा देखो क्या होता है जिंदगी में, अगर आपने ना कुछ करने के ठान लिया ना, तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम से मुंह मोड़ोगे ना, मतलब होता है ना अवॉइड करोगे, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती, वो और भारी भरकम हो जाती है। अच्छा बताइए, किसी से दोस्ती करनी है और वो आपसे क्या कर रहा है, कट्टी कट्टी, या आपको भाव नहीं दे रहा, तो क्या करते हो आप? क्या उसके पीछे लगना पड़ता है ना। आज ज़्यादा दूसरे डायरेक्शन में मीनिंग मत ले जाना, ठीक है। वैसे भी 14 फरवरी आ रहा है, तो बच्चा बच्चा होता है, अच्छा ठीक है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये कि आप उस चीज़ को ट्राई करते हो अगेन एंड अगेन, तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है। लेकिन आप अवॉइड करोगे तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये रूल है, तो ठीक है। और होता क्या है, ज़्यादातर, आप तो बच्चे हो, बड़े लोग के आता है, एक कोई चीज़ से अच्छी लगती है ना, उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है, तो उसके लिए जिंदगी भर की वो आफत बन जाती है। लेकिन एक तरीका है कि साहब मुझसे कोशिश करके, तो धीरे धीरे आप करोगे ना, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग जाएगा। लेकिन आप अवॉइड की टेंडेंसी एक बार डेवलप कर लोगे तो कभी नहीं आएगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, देयर अ पर्सन, हितेंद्र मेहता, कंपनी सेक्रेटरी हैं, ही CS बोथ। पता है उन्होंने ग्रेजुएशन तक हिंदी पढ़ी है, हिंदी से पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम में। एंड वो CS दोनों, और हमारे ICSI के सेंट्रल काउंसिल मेंबर के अंदर भी रह चुके हैं, ठीक है। और इतनी अच्छी लेवल की इंग्लिश की बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं जो प्रोफेशनल्स के लिए, CS के लिए, बट ग्रेजुएशन तक हिंदी में पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम। तो बंदे ने अपनी कमी को दूर किया ना, और आज बोलते हैं, बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, बड़े बड़े आपके सेमिनार्स के अंदर गजब की इंग्लिश बोलते हैं। तो देखो, जिसने ना ठाना है कि मुझे कुछ करना है, हाँ, ये कि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है कि आप हिंदी मीडियम से हैं, तो क्या आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और को कंपैरिजन में, इतना ही फर्क है। लेकिन हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अब टेंडेंसी में डेवलप कर लूँ जी, मुझे लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट नहीं लगते, मैं तो उसको पढ़ूंगा नहीं, तो फिर क्या है, दुश्मनी। वो सब्जेक्ट आप जितने उसे बोलते ना, जितना उसको कट्टर दुश्मन बनाओगे तो वो भी दुश्मन बन जाता है। तो सीधा सा रूल है, ठीक है, कि उसमें थोड़ा सा मेहनत करें, उस पर दिमाग लगाएं, और एक बार समझने के बाद लैंग्वेज जब पढ़ो, तो लैंग्वेज में कोई बुराई नहीं है। लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो क्रैमिंग हो जाती है, वो बड़ा डिफिकल्ट काम है। मैं खुद बोलता हूँ बड़ा डिफिकल्ट काम है। बट वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन यू गो फॉर लैंग्वेज, इट्स नॉट क्रैमिंग, यू हैव टू लर्निंग, ठीक है। और बहुत फिर तो क्या, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वर्ड से, तो वो बड़े बड़े वकील कैसे शब्दों से खेलते हैं, ये सुनो, कैसे शब्दों से खेलते हैं। क्या लैंग्वेज, अगर जितने भी बड़े वकील होंगे, लैंग्वेज पे बड़े बड़े कमांड होती है। तो लैंग्वेज तो आप अवॉइड, वैसे भी आप कोई मीटिंग में बैठे हैं, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में, क्या सब जगह लैंग्वेज यूज हो रही है? तो यू हैव टू डेवलप इट, इट्स नॉट अबाउट सब्जेक्ट, यू हैव टू डेवलप द कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए क्या लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
विद ओरल और रिटन कम्युनिकेशन तो करनी ही पड़ती है ना। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, कल एक बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया, सर मेरा रिजल्ट जो मैंने खोला है तो उस पर रिजल्ट लिखा और रिजल्ट विथहेल्ड, रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा, और उस पर आ रहा है UFM, अनफेयर मीन्स। मतलब बच्चा बोल रहा है कि साहब ये है कि मैंने अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया एग्जाम में तो इंस्टीट्यूट ने मेरा रिजल्ट रोक दिया है। ठीक है, उस पर लिखा हुआ रहा था UFM का मतलब अनफेयर मीन्स, और रिजल्ट विथहेल्ड, रीजन आ रहा था क्यों विथहेल्ड। तो बोला सर मेरे चारों पेपर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, एंड मेरे को कोई नहीं होता, वहाँ इन्विजिलेटर होते हैं, मेरी कॉपी पे कुछ लिख दिया हो कि मैं कुछ, मतलब कुछ भी नहीं, मेरा बहुत पीसफुली मैंने पेपर दिए, कुछ भी ऐसा कोई इशू पता नहीं कैसे हो गया। मैं कहा हो सकता है कुछ गलती हो गई इंस्टीट्यूट से, किसी और बच्चे की गलती है, तुम्हारे में चढ़ गया हो। तो उसके अंदर लिखा हुआ भी था कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट ऑन दिस ईमेल, उसमें उसी रिजल्ट के में लिखा हुआ था, देयर एनी ग्रीवेंसेस, कोई शिकायत है, कोई परेशानी है तो राइट ऑन दिस ईमेल। तो मैंने बोला तक बेटा, उसने क्या स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप पे शेयर किया, तो मैंने कहा बेटा देखो इसमें एक ईमेल आईडी भी दे रखा है, इसमें मेल लिखो कि हो सकता है तुम जो बोला कुछ हुआ ही नहीं था, तो ऑब्वियसली इन दैट केस। तो जैसे मैंने बोला ना इसका मेल लिखो, तो घबरा गया, सर क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्या समस्या क्या है, समस्या क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। भैया बात ही नहीं करना, मैं दुनिया में कैसे, अब तुम्हारे साथ अगर तुमको लगता है इनजस्टिस हो रहा है तो एक मेल लिखने में तो इतनी परेशानी हो रही है। मैं कहा बेटा यही लिखो ना कि मैं आपका स्टूडेंट, आपके इंस्टीट्यूट का, मेरा ये नाम है, ये मेरा रोल नंबर है, आई अपीयर्ड इन दिसंबर 2023 फाउंडेशन एग्जाम, ठीक है, एंड माई एग्जाम वेंट ऑल वेल, ठीक है, आई हैव नॉट यूज एनी अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, स्टिल माई रिजल्ट इज शोइंग लाइक दिस, ठीक है, एंड प्लीज सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, प्लीज क्लेरिफाई। लेकिन उसको वो पागल सो क्या लिखूं, क्या, तो क्या हो गया, क्या ऐसी पढ़ाई करके क्या एक मेल नहीं लिख सकते हम? और हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। अपनी कहानी तो बतानी है मेल में कि मेरे साथ ये हुआ, हाँ अपना नाम रोल नंबर तो बताओगे, कब अपीयर हुए ये बताओगे, ठीक है, और फिर बताओगे साहब क्या समस्या है, उसकी सॉल्यूशन मांगिए। तो बेटा ये मत समझना कि लैंग्वेज को तुम कितना अवॉइड करोगे। इसलिए बार बार बताओ, मैं क्या बोलता हूँ, अखबार क्यों पढ़ो, अखबार पढ़ने से क्या लैंग्वेज भी इंप्रूव, अवेयरनेस तो बढ़ती है, लैंग्वेज इंप्रूव होती है। एक किताब मैंने बताया था वर्ड पावर, मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसके बिना जिंदगी में आगे दिक्कत ही दिक्कत है। इट्स नॉट अबाउट सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, और सब जगह में लैंग्वेज सही चीज़ करनी पड़ती है। अब तो जब तुम मेल, तो वहाँ के कोई अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दोगे क्या, या गणित का क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दोगे? वहाँ तो लैंग्वेज से बताना पड़ेगा ना क्या प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ सीखनी ही पड़ेगी। तो जिनकी टेंडेंसी ऐसी डेवलप हो गई ना, और ज़्यादातर लोग की टेंडेंसी ऐसी, जो सीए ज्वाइन करते हैं उनको लगता है सीए का मतलब, अच्छा ना पूछते हैं बच्चे, आपने सुना होगा जब आपने सीए ज्वाइन किया होगा, आप मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, पहला क्वेश्चन था आप मतलब सीए का मतलब ये है। तो मैं कहा तुम सीए बन रहे हो, कैलकुलेटर ही बहुत अच्छी जो कैलकुलेशन करता है, देना जन आम आदमी, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी तभी आपने सीए कर रहे हो, ये क्या बात है, मतलब मैथ्स वाला सीए, ये क्या बात है, नोशंस है लोग के, फालतू की नोशंस है, ऑल यूजलेस। अच्छा बताइए, एक बंदा किसी की, एक सीए अपने क्लाइंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स बनाता है, कैलकुलेशंस कर रहे हैं भाई, ये आप टैक्स में पढ़ोगे भी, हाउ टू प्रिपेयर द इनकम टैक्स रिटर्न, ITR, ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, वही कैलकुलेशन जिसके पीछे बच्चे को लगता है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैंने बोला ये नहीं कि वो नहीं करना, वो भी करना है, लेकिन जिंदगी वही है ऐसा नहीं है। अच्छा एक तरफ वो है, अच्छा व्हाट काइंड ऑफ फीस दे आर चार्जिंग फ्रॉम द क्लाइंट, जो ITR बना रहे हैं, ITR बना के फाइल कर रहे हैं, क्या फीस मिलती होगी मुझे बताओ, क्या फीस मिलती होगी? हाँ 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, इससे ज़्यादा कोई नहीं देने वाला। अच्छा मान लिया किसी क्लाइंट का इनकम टैक्स मैटर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस भेज दिया कि आपने 1 करोड़ रुपए की टैक्स इवेजन किया है, ठीक है, क्लाइंट बोलता है तो गलत नोटिस आया, मैंने कोई टैक्स इवेजन नहीं किया, अकॉर्डिंग टू लॉ मैंने परफेक्टली सब लॉ कंप्लायंस की है, और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैटर मान लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में डाल दिया केस, आप नहीं मान रहे हैं तो मैटर कोर्ट जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी, बता रहे क्वासी बॉडी या NCLT इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में डाल दिया, और आप सीए जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में केस आर्ग्यू कर सकते हैं, और आपको आर्ग्यू करना आता है। अच्छा वहाँ के जोड़ घटाव करके बताओगे, इनकम टैक्स के प्रोविजन को इंटरप्रेट करोगे, इंटरप्रेट भाई जो सेक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बोलता है आपने वायलेशन किया, आप उसी सेक्शन के इंटरप्रिटेशन करके बताओगे ना कि भाई मेरे क्लाइंट ने कोई वायलेशन नहीं किया, डिपार्टमेंट गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है। तो अच्छा तो ये केस अगर आप क्लाइंट को 1 करोड़ की मान लिया आपको नोटिस, मान लिया 1 करोड़ रुपए का नोटिस था, क्लाइंट से बोलोगे मुझे 5 लाख रुपए फीस चाहिए, क्लाइंट माइंड करेगा? और जितवा दे तो केस तो माइंड करेगा? नो, देते हैं लोग,
अब देख लो कहां पे क्या मजा है, बता लो। दोनों ही सीए काम कर रहे हैं, मजा कहां पे देख लो। बात समझ में नहीं एक्चुअली क्या, तो बच्चों छोटे क्या तो आते हैं ना, उनके दिमाग में भर दिया था जोड़ घटाओ ही सब कुछ है भाई, कुछ नहीं है वो, उसके 2 पैसे की औकात नहीं है तरह। और फ्यूचर में देख लेना, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों में यूज होने लगा ना, इनकम टैक्स रिटर्न बनाने का कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा, अपने आप ही बन जाएगी। आज भी हो रहा है। आज क्या था, आप अपना पैन, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओ इनकम डिपार्टमेंट की, और उसमें अपना पैन नंबर डालो, आधी आईटीआर तो बन के आती है। पहले तो सब कुछ मैनुअली बना, आधी तो बन के आती है, सब कुछ वो डेटा जहां जाओ पैन नंबर नजर आ रहा है कहीं पर भी, वो अपने आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और फ्यूचर में आप जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, आईटीआर को बनाएगा नहीं, पूरी बन की बनी जाएगी। तो बताइए क्या ये सब काम तो खत्म हो जाएंगे। तो मेन चीज ही क्या रह जाएगी, हाउ टू इंटरप्रेट द लॉज। असली कहानी यही रह जाएगी। और मैं इसलिए बार बार बच्चों को तैयार करता हूं माइंड सेट, भैया समझो इस चीज को, ठीक है। और कई बच्चे सर लॉ पढ़ा रहे, मेरे लॉ पढ़ाने छोड़े यार, मेरे की सेहत पर बिगड़ जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, मेरे लॉ पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सवाल है, दिस इज नीड ऑफ द आवर। आज समाज आपको, अब जो लोग अच्छा जिनके घर में ऑलरेडी सीए हैं उनसे पूछ के देख लेना, वो तो है ना। कई बार बच्चे सर अपने खाली अपना सब्जेक्ट प्रमोट करने के लिए, मैं कोई मेरा कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनके घर में ऑलरेडी से, उनसे पूछना कि जो सीए आपको लीगल में थोड़ा सा आपको वेंचर आउट कर रहे हैं, क्या वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ये सुनो, लीगल का मतलब इंटरप्रिटेशन, ये सब रूटीन काम, ये जोड़ घटा वाले बैठ के अकाउंट्स बना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं या आईटीआर फाइल कर रहे हैं, पूछो कि उनसे कुछ वैल्यू है क्या उनकी, पता कर लेना। जिनके घर में, अपने में से कुछ लोग तो होंगे जिनके घर में पेरेंट्स या और कोई रिलेटिव कोई सीए होंगे, पूछ लेना उनसे कहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है, कहाँ इंपॉर्टेंट। तो अवॉइड नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की है। अवॉइड करने की टेंडेंसी, और आप लोग मोटिवेट करने कितने एग्जाम हरीश साल्वे, ठीक है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट, देन डिड द एलएलबी, एंड आज हिंदुस्तान का नाम ही वकील है, बताओ। हरीश साल्वे का नाम सुना होगा ना, ठीक है। तो पहली क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट है। जिसको समझ आएगा साहब लॉ, अभी अब ये क्या नाम है, टैक्स पढ़ना शुरू कर दिया आपने, टैक्स में जीएसटी पढ़ोगे, उसमें एक मार्केट में सर्च करना, ये गूगल पे एक बहुत फेमस नाम है जेके मित्तल, ठीक है। एंड पता है, ही सीए, सबसे पहले सीए किया, फिर सीएस किया, फिर एलएलबी भी किया। अच्छा, सीएस एक्चुअली मेरे साथ के, मेरे बैच के, इसलिए मैं पर्सनली भी जानता हूं उनको, ठीक है। सीए वैसे पहले कर लिया, तो मेरे से वैसे एज में बड़े हैं, ठीक है, थोड़े 4-5 साल बड़े होंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने तो अच्छा पहले सर्विस टैक्स था सर्विसेज के ऊपर, तो जब इंडिया में सर्विस टैक्स नया नया आया था, नया नया जब कंसेप्ट आया था, तो उन्होंने बोला था मैं भले सीए हूं, मेरे को इतनी सारी चीजें फाइनेंस है, लेकिन मेरे को सिर्फ सर्विस टैक्स का काम करना है, सिर्फ सर्विस टैक्स का। तो स्पेशलाइजेशन की सर्विस टैक्स में। अच्छा क्या होता, सर्विस टैक्स में जब स्पेशलाइजेशन की तो क्या हो, बाद में उनको एक दिक्कत आने लगी। अच्छा, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर नॉट, बात चलिए तो ये भी आपसे रिलेटेड ही चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। जो कोर्ट्स होते हैं, जिनको जुडिशियल बॉडी बोलते हैं, इसमें सिर्फ लॉयर्स आपको केस ले सकते हैं क्लाइंट का, हो जाए एडवोकेट, या तो आप अपना केस खुद करें, वो तो अलग बात है। अपना केस तो फिर उसके अंदर फिर क्वालिफिकेशन को मतलब, इवन इफ यू आर इलिटरेट, अपना केस खुद फाइट करना आप कर सकते हो, वो अलग अपना केस जिसमें आप खुद पार्टी हैं। लेकिन दूसरे केस कोई वही कर सकता है जो एडवोकेट है कोर्ट्स में। लेकिन क्वाशी जुडिशियल बॉडी जितनी भी होती है अक्रॉस ऑल द लॉज, ये कहीं ना कहीं हो सकता है मैंने फाउंडेशन में भी क्या बताया हो, अक्रॉस ऑल द लॉज जितनी भी क्वाशी जुडिशियल बॉडीज होती हैं अक्रॉस ऑल द लॉज, जैसे कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी है ना, नेशनल कंपनी लॉ, जो कोर्ट्स की तरह बट एक्चुअली कोर्ट नहीं है। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल है, ITAT एंड ऑल दैट, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिशन एक्ट में भी है वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई भी कैपिटल मार्केट लॉ में सैट सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, जितनी भी क्वाशी बॉडी है, सारी क्वाशी बॉडी में चारों प्रोफेशनल को प्रैक्टिस करना अलाउड है, लॉयर्स, सीए, CS, CMA, स्टैंडर्ड रूल है। अब आप अपनी नॉलेज के हिसाब देख लीजिए मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन लॉ के हिसाब से चारों को अलाउ कर रखा है, चारों को अलाउ कर रखा है। अब एक चीज देखिए, आपको हैरानी होगी, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल क्या मैटर डील कर रहा है, इनकम टैक्स, नाम से पता लग रहा है। और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कौन पढ़ते हैं, ऑब्वियसली बात है सीए पढ़ते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इनकम टैक्स किसी कोर्स में है ही नहीं, ठीक है, सिलेबस में सबसे आप ही पढ़ते हैं। आप इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में चल जाना, वहां जितने लोग प्रैक्टिस करें 90% वकील हैं। समझ में आ गया कारण, माइंडसेट क्या है, माइंडसेट का सीए करते हैं, माइंडसेट क्या है, बस वो अच्छा जो वकील है उसने LLB कर रखी है,
एलएलबी के अंदर इनकम टैक्स जो आप पढ़ते हो उसका 5% भी नहीं है। 5% में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1% होगा, क्योंकि मैंने एलएलबी करके मुझे पता है कितना इनकम टैक्स होता है। मतलब जितना आप इनकम, एक आध % से ज़्यादा नहीं है। वो आदमी जाके वहां प्रैक्टिस कर रहा है, सीए नहीं कर रहा, क्योंकि सीए करते हुए माइंडसेट क्या है कि मुझे तो जोड़ घटाव करनी है, वो कभी इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता। और दूसरा आपका फील्ड छूट देखो, जिसको कुछ नहीं समझ है, एक एडवोकेट को क्या इनकम टैक्स मैटर की समझ होती है? कुछ नहीं होती। लेकिन उनका माइंडसेट क्या होता है? फाइट करने का। लेकिन यह क्या, यहां पे बता, हमें इतना इनकम टैक्स हम पढ़ रहे हैं, हम जाके वहां पे नहीं लड़ रहे। 90% चले जाए ना प्रोफेशनल, बाकी 10% में सीए सब मिला के 10%, 90% आपको क्या है? एडवोकेट है। ये गलत है ना, देखा जाए क्यों वो फाइट करके अपनी जगह बना रहा है, उसको इतना उन्हें पढ़ाई करते समय इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, ठीक है, फिर भी लगा हुआ, ठीक है, और आप सीए पर इतना नहीं तो देखा। और अलाउड पता है चारों को है, बता ना, इवन आप एलएलबी नहीं भी कर रखी है, सिंपली और चार्टेड अकाउंट, कैन यू फाइट द केसेज इन द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल? यस। हाँ, कोर्ट में जाना है तो देन यू हैव टू एडवोकेट। तो वही जेके मित्तल के साथ दिक्कत है कि सर्विस टैक्स के क्लाइंट के जो मैटर होते थे तो ट्रिब्यूनल लेवल पर तो डील कर लेते थे, क्वासी बॉडी को तो एज ए चार्टेड अकाउंटेंट अलाउड है, लेकिन जब कोर्ट में केस जाते थे तो डील नहीं कर पाते, क्योंकि ही वॉज नॉट एडवोकेट। तो बाद में उन्होंने इसलिए एलएलबी की कि मेरे अपने क्लाइंट का, मेरा काम ही खाली सर्विस टैक्स करना है, तो मेरे क्लाइंट का केस सुप्रीम कोर्ट तक भी चले तो मैं फाइट करूंगा, ठीक है। उसके लिए उन्होंने फिर एलएलबी की कि, और फिर अपने आप को रजिस्टर कराया एज ए एडवोकेट। अब तो आप जुडिशियल बॉडी में भी जाते थे, क्वासी ड्यूटी पता है, क्वासी चारों को अलाउड है, चारों को अलाउड है। अच्छा, वही सर्विस से खत्म हो गया, अब मर्ज हो गया फिर जीएसटी, तो अब वो जीएसटी पे नाम है उनका, ठीक है, लेकिन शुरू से खाली किस पे ध्यान दिया? लॉ पार्ट पे, और नाम है, ब्रांड है जेके मित्तल, ठीक है। तो वो टिपिकल जो टिपिकल माइंड सेट, मैं इसलिए बोलता हूँ देखो, ये नहीं बार बार कि मैं लॉ पढ़ाता हूँ, यार मेरे लॉ पढ़ाने नहीं पढ़ाने का मतलब नहीं है। सोसाइटी में और जिनके घर में ऑलरेडी इसी, अपने घर में जाके पूछना कि साहब कहाँ वैल्यू मिल रही, कहाँ इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ फील्ड में हमें ज़्यादा आपको पोटेंशियल है ग्रो करने का, आप खुद पता करो ना। मेरी बात को मत बिलीव करो, खुद पता करो। अब पता उनसे करो जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे वजह नहीं कि वो बगल में मोहल्ले में कोई अंकल जी है किराने की दुकान, उनसे पूछ रहे हो तो वो की तरह क्या बताएगा? जो हैं ऑलरेडी फील्ड में उनसे पूछिए, बात कीजिए, देखिए पता लग जाएगा क्या कहानी है। तो अवॉइड करने की टेंडेंसी तो आप डेवलप नहीं कर सकते, अवॉइड करेंगे नुकसान आपका और कुछ नहीं है। एनवी देखिए, नंबर 2 देखिए, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड डीड, एक टॉपिक हम ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड डीड। डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड डीड, आपको याद होगा एक दिन मैंने 1-2 क्लास पहले बताया था कि हम वैसे टॉपिक हमारा इंटरप्रिटेशन स्टैच्यूट चल रहा है, तो बाय एंड लार्ज स्टैच्यूट से रिलेटेड हमने चीज़ें सारी पढ़ ली, बाय एंड लार्ज लॉ इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हम सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब लास्ट में मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डीड्स होती हैं, जैसे सेल डीड, लीज डीड, तो इनकी इंटरप्रिटेशन तो थोड़ा हम कंपेयर भी करेंगे विद द स्टैच्यूट्स। तो इसलिए पहले इनके बारे में क्या, डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डीड क्या होता है, एंड देन इनकी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इनमें भी कई सारे सिद्धांत वही लगाएंगे जो स्टैच्यूट्स की इंटरप्रिटेशन में लगाते हैं। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, अच्छा डॉक्यूमेंट जनरली एक ब्रॉडली समझे, कहते हैं डॉक्यूमेंट मीन्स एनी पेपर और एनी अदर मटेरियल सब्सटेंस। वो पेपर या मटेरियल सब्सटेंस क्या कर रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन और प्रूफ और एविडेंस ऑफ समथिंग, प्रूफ और एविडेंस ऑफ समथिंग, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। ये सुनो, अच्छा मीन्स एनी पेपर, मुझे बताइए आपके हाथ में जो किताब है, बुक है, क्या वो एक डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग द पेपर? अच्छा, डज इट कंटेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन? ये सुनो, इट्स अ डॉक्यूमेंट। और एनी अदर मटेरियल सब्सटेंस, क्या मटेरियल सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अच्छा, पेन ड्राइव, क्या पेन ड्राइव क्या डॉक्यूमेंट नहीं है? हो सकती नहीं है, उसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये सब हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? तो बोला डॉक्यूमेंट मीन्स एनी पेपर और एनी अदर मटेरियल सब्सटेंस दैट कैन बी सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस।
कंटेनिंग व्हाट, या तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है या किसी चीज का कोई प्रूफ होता है या कोई एविडेंस होता है, एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डॉक्यूमेंट. अच्छा, न्यूज़पेपर इज अ डॉक्यूमेंट और नॉट? यस, इट इज अ पेपर कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन, कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन. क्लियर है? अच्छा, ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है डॉक्यूमेंट की. एक टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है. अभी हम इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट डिस्कस कर रहे हैं. मैं तो इसका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट. तो जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर सेक्शन 3 क्लॉज 18 में आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इसके अंदर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दे रखी है. और मोरलेस डेफिनेशन यही है जो है, उसका मीनिंग यही निकल के आएगा जो हमने जनरली समझा. लेकिन टेक्निकली वहां पे ऐसे देख क्या लिखा हो. इट से दैट द टर्म डॉक्यूमेंट includes any matter that matter may be written, expressed or described. It may be written, expressed or described. अभी बताऊंगा मैं को. That matter is written, expressed or described where upon any substance, upon any substance. अच्छा, क्या that substance can be paper or electronic device? Paper is also substance or it can be some electronic device. Upon any substance, how? By means of figures, letters or marks. And ultimate purpose क्या? For the purpose of recording that matter. 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 Is a document includes any matter. That matter can be written. अच्छा, मान लीजिए एक पेपर पे हमने कुछ लिखा है, रिटन. एक पेपर पे हमने कोई डायग्राम बनाया है, क्या एक्सप्रेस कह सकते हैं? या मान लीजिए कोई पिक्चर बनाई है, डिस्क्राइब कह सकते हैं. ये सुनो, इसलिए खाली रिटन नहीं लिखा हुआ है. अच्छा, एक पेपर के ऊपर अगर कोई पिक्चर बना रखी है, कोई मैप बना रखा है, तो हम रिटन वर्ड नहीं यूज करेंगे, डिस्क्राइब, एक्सप्रेस ये सब तो यूज करेंगे. ये सुनो, कोई म्यूजिकल नोट्स बने हुए हैं, म्यूजिकल नोट्स समझते हो, ठीक है, वो बने हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस या डिस्क्राइब बोलेंगे. लिखा एनी मैटर विच इज रिटन और एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन वन, अपॉन एन सब सब्सटेंस. सब्सटेंस कैन बी सम पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कैसे किया आपने एक्सप्रेस डिस्क्राइब? बाय यूजिंग द फिगर्स, लेटर्स. अतः कुछ लिखोगे क्या अल्फाबेट्स यूज करोगे? हाँ है ना. अगर कुछ डिस्क्राइब करोगे या एक्सप्रेस करोगे, फिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सुनो, या मार्क्स का इस्तेमाल. अब बता, म्यूजिकल नोट्स क्या मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं? ये सुनो, इट कैन बी एक्सप्रेस, डिस्क्राइब्ड और रिटन. हाउ? बाय यूजिंग द फिगर्स, लेटर्स और मार्क अपॉन सम सब्सटेंस में भी पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अच्छा, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका एक रिकॉर्ड बन जाए. इसका क्या बन जाए? रिकॉर्ड. अच्छा, अभी क्लास में मैं कुछ बता रहा हूं और आपने रजिस्टर में कुछ लिखा ऑन अ पेपर, सब्सटेंस क्या यूज किया? लेटर्स. ठीक है, रिटन बाय यूजिंग द लेटर्स अपॉन अ सब्सटेंस. क्या उससे एक रिकॉर्ड बन जाए, नोट्स बन जाए कि साहब फ्यूचर में जब मुझे रेफर करना मैं उसे रेफर कर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग अ डॉक्यूमेंट? फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर मैटर. तो देखा जाए ये टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है, बट मोर लेस क्या मीनिंग वही आ रहा है हमने जो जनरल मीनिंग डिस्कस किया था. दैट डॉक्यूमेंट कैन बी सम पेपर और सम अदर सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन, एविडेंस और प्रूफ ऑफ समथिंग. क्लियर है? अच्छा, जैसे कोई मीटिंग्स होती हैं, जैसे मान लीजिए शोल्डर्स की कंपनीज के शोल्डर्स की मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग. क्या मीटिंग के मिनट्स बनते होंगे? मिनट्स में तो रिकॉर्ड बनता है कि सब मीटिंग में क्या हुआ एंड ऑल दैट, रिकॉर्ड रखा जाता है. आप पढ़ोगे, सब लीगल रिक्वायरमेंट है. डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग, रिकॉर्ड मिनट्स ऑफ ए बोर्ड मीटिंग. क्या वो मिनट्स भी क्या एक डॉक्यूमेंट है? क्या वो मिनट्स भी क्या है? एक डॉक्यूमेंट. अच्छा, जो मिनट्स किसी पेपर पर लिखेंगे, क्या लेटेस्ट यूज करेंगे? किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर मैटर. फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर मैटर. कि हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड बन जाए कि सर इस मीटिंग में ये डिसीजन लिए गए थे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपका. अच्छा, जो डेफिनेशन आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 80 में दे रखी है,
उसी तरह की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में भी दे रखी है। तो मैंने रिपीट नहीं किया है, एक बार एग्जाम में आ गया, एक्सप्लेन द टर्म डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3। तो एक्चुअली सेम डेफिनेशन दे रखी है, तो इसमें लिख दिया, एक लाइन लिख दिया कि सब सेम डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन अगर डॉक्यूमेंट की पूछी जाए एग्जाम में, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से पूछे, चाहे जनरल क्लॉज एक्ट के साथ, सेम डेफिनेशन इज देयर, सेम डेफिनेशन इज देयर। तो नो नीड ऑफ रिपीटिंग दैट, मैंने खाली लिख दिया उसके अंदर ये सेम डेफिनेशन। इज दैट ओके? देखिए, document. In general, document is a paper or other material thing that can be electronic device providing information. The term document वही देखो तो include ये आपको definition section 3 clause 18 of general clause act. अब जनरल क्लॉज एक्ट में डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 में नहीं, सेक्शन 3 में है, क्योंकि सेक्शन 2 में कुछ और दे रखा है। जनरल डेफिनेशन कहाँ होती है? सेक्शन 2 में होती है। It may be noted that term document is defined under section 3 of the Indian Evidence Act on the same lines as defined under section 3 clause 18 of the general। वही सेम डेफिनेशन वहां भी दे रखी, कहां पे? सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द टर्म और डिफाइन द टर्म डॉक्यूमेंट एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बच्चा बोले ये क्या आ गया, हमने इंडियन एविडेंस है, लेकिन वो सेम डेफिनेशन है, कोई फर्क नहीं। मैंने एक लाइन लिख दी है। जो एग्जाम्पल, मिनट्स ऑफ ए मीटिंग इज ए डॉक्यूमेंट और राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट। आप कहीं जैसे नोट्स बना रहे हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट है? ये सुनो, वर्ड्स प्रिंटेड, जैसे प्रिंटेड बुक्स होती हैं, लिथोग्राफ, लिथोग्राफ समझते हो, एक मशीन होती है लिथोग्राफ में, जैसे प्रिंटिंग होती है, ठीक है, और फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट्स। अब मैप और प्लान, कोई मैप बना हुआ है, कोई प्लान आपने बना रखा है किसी डॉक्यूमेंट के पेपर के ऊपर, वो क्या है? डॉक्यूमेंट है। अब कैरिकेचर, कैरिकेचर समझते हो? कैरिकेचर का मतलब होता है किसी की फोटो या किसी का आप कहते हैं कार्ड, उसको थोड़ा ह्यूमरस बना देते हैं, थोड़ा ह्यूमरस एनिमेशन का इस्तेमाल करके, या भाई कोई ह्यूमरस दे तो, कई बार वो नेता लोग कार्टून बना देते हैं अखबार में, ठीक है, तो वो कैरिकेचर है। वो क्या है? कैरिकेचर है। तो मतलब बेसिकली उससे भी तो एक इन्फॉर्मेशन में थे कि इस पॉलिटिशियन के बारे में ये बात कही जा रही है, समथिंग लाइक दैट, ये एंड वो किसी पेपर पे होगा, समथिंग लाइक दैट, तो दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। इज इट क्लियर? ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो एक तो हो गए डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट। The term instrument is defined under section 2 clause 14 of the Indian Stamp Act. इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। यहां पे इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। इसे इंस्ट्रूमेंट मीन्स एनी डॉक्यूमेंट। कैसा डॉक्यूमेंट? बाय वर्च्यू ऑफ विच राइट्स और लायबिलिटी is either created or transferred from one person to another, or rights or liability altered or extinguished. मान लिया दो लोग ए और बी के बीच में एक डॉक्यूमेंट बन रहा है। उस डॉक्यूमेंट की वजह से अगर बी के फेवर में कोई राइट्स या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अच्छा, क्रिएट वर्ड का मतलब क्या? पहले से थी या नहीं है? न्यू वन। क्रिएट का मतलब ये। ट्रांसफर्ड का मतलब क्या है? पहले से थी बट वन पर्सन टू अनदर। हो सकता है पहले वो ए के राइट था, वो राइट किसको हो जाएंगे? बी के। पहले वो ए की लायबिलिटी किसकी हो जाएगी? बी की। राइट, ट्रांसफर्ड। इस डॉक्यूमेंट की वजह से वो राइट या लायबिलिटी ट्रांसफर हो रहे हैं। या ऑल्टर्ड, पहले से जो राइट्स, ऑल्टर का तो पहले से थे उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ऑल्टर्ड। एक्सटिंग्विश, टर्मिनेट, पहले से जो राइट्स लायबिलिटीज को हम टर्मिनेट। क्या ये क्रिएशन का उल्टा हो गया? क्रिएट का मतलब आपको नए राइट लायबिलिटी बना रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो है टर्मिनेट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से राइट्स और लायबिलिटी इन फेवर ऑफ ए पर्सन इज क्रिएटेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, or it is already existing rights or liability being altered or existing rights or liability being extinguished, terminated. If any of the things are happening by virtue of a document, that document is in the nature of instrument. The document is in the nature of instrument. And the ऐसे document क्या है? Instrument है। क्या है?
इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपसे एग्जाम्पल, अब ध्यान दे, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसके हिसाब से आपको आंसर देना। मुझे बताइए, अगर कोई प्रॉपर्टी ए बी को बेच रहा है, उसके लिए दोनों के बीच में सेल डीड बन रही है, क्या ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर? क्या सेल डीड इज एन, क्या इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन फिट हो रही है? यस और नो? इट इज फिटिंग इन डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यस और नो? अच्छा, एक कंपनी ने आपको शेयर लॉट किए, उसका शेयर सर्टिफिकेट मिला, तो क्या इंस्ट्रूमेंट है? कैसे? क्योंकि ओनरशिप इन द, जितने शेयर लिखे हुए शेयर सर्टिफिकेट कि उतने शेयर्स का वो बंदा ओनरशिप क्रिएट हो गई जिसके नाम से वो शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है। नाम भी आएगा बंदे का, नंबर ऑफ शेयर भी आएंगे, तो यहां पे ट्रांसफर हुआ, क्रिएट हुआ है, क्रिएट, ओनरशिप राइट्स हैव बीन क्रिएटेड। अच्छा, शेयर ट्रांसफर डीड, शेयर ट्रांसफर डीड। अच्छा, एक्स लिमिटेड कंपनी के आपको 50 शेयर ए के पास हैं, ए वो शेयर बी को बेच रहा है, ए ट्रांसफर बी ट्रांसफर, उसके लिए इन दोनों के बीच में एक डॉक्यूमेंट बनना है, शेयर ट्रांसफर डीड। मुझे बताइए, क्या ओनरशिप राइट्स इन दोस 50 शेयर्स इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी? इसका क्रिएट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका तक शेयर ट्रांसफर डीड भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। क्या है इसमें? इसे शेयर ट्रांसफर डीड को हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांस, इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम आपको शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर। क्लियर? अच्छा, लीज डीड, किसी प्रॉपर्टी को किराए पे किसी को दे रहे हैं, तो लेसर और लेसी के बीच में जो लीज डीड बनेगी, लेसर इज द लैंडलॉर्ड एंड लेसी इज द टेनेंट। मुझे बताइए, क्या वह राइट टू इंजॉय द प्रॉपर्टी, राइट टू यूज द प्रॉपर्टी फॉर द लीज पीरियड, क्या इज इट गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम लेसर टू लेसी और नॉट? है ना? अच्छा, मान लीजिए 1 साल के लिए ए ने बी को कोई मकान किराए पे दे दिया, क्या ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 1 ईयर क्या ए अब उसको यूज कर सकता है? कर सकता है? सोच क्या रहे हो यार, मतलब उसको तुमने किराए पे दे दिया, अचानक बोलो तुम खाली, कल से मैं रहूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? इज अ राइट टू यूज का ट्रांसफर कर दिया ना आपने, राइट टू यूज, एक राइट तो ट्रांसफर कर दिया ना, राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी फॉर द लीज पीरियड, क्या ट्रांसफर कर दिया, उतने टाइम तक आप उसे यूज नहीं कर सकते, कौन करेगा? टेनेंट, लेसी। इज अ राइट टू यूज द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर बाय लेसर टू द लेसी, राइट ट्रांसफर तो हुआ ही है, तो क्या लीज डीड भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, जो प्रोमिसरी नोट होता है जिसमें एक बंदा प्रॉमिस करता है कि मैं इतने पैसे आपको पे करूं, ऑल दैट, क्या वो इंस्ट्रूमेंट है? क्या प्रोमिसर की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है? यस और नो? और क्या जो प्रोमिस है उसका राइट क्रिएट हो जाता है, उसे पैसे मिलेंगे और प्रोमिसर के लायबिलिटी है? यस और नो? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक बंदा दूसरे को ऑर्डर देता है कि आप इतने दिन के बाद इतने पैसे देना है, और सामने वाला एक्सेप्ट करता है, तो जैसे एक्सेप्ट किया, क्या लायबिलिटी हो गई, और जिसने ऑर्डर दिया उसके फेवर में क्या हुआ? राइट क्रिएट हो गया। क्या इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज? बेटा बातें क्यों कर रहे हो? क्या बिल ऑफ एक्सचेंज, सुनिए क्या पता चला, इतने सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट है? अच्छा बताइए, इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है क्या इंस्ट्रूमेंट है? क्या जैसे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हुई तो क्या इंश्योरर की कोई लाइबिलिटी हो गई क्या, कि इन केस रिस्क अराइज हुआ इंश्योर्ड के पार्ट पे, तो क्या वो रिस्क को वो बियर करेगा? यस और नो? इसका इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो एन, तो कंसेप्ट जो बताया है आप उसे फिट करके देखिए, एंड अगर फिट हो रहा तो वो सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। वो सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, आपके हाथ में अगर आपका जो रजिस्टर है या बुक है, क्या वो इंस्ट्रूमेंट है? डॉक्यूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट है? दिखा तो डॉक्यूमेंट है लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट वाइडर टर्म है, इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट। अच्छा, जितने और एग्जांपल जैसे शेयर सर्टिफिकेट, शेयर ट्रांसफर डीड, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, सील डेट, मॉर्टगेज डीड, जितने भी, ये सब भी डॉक्यूमेंट भी हैं और साथ में क्या है? इंस्ट्रूमेंट भी है। तो विच वन इज वाइडर? अच्छा, वैसे मैं बोला इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके रिस्पेक्ट जिससे ये हो रहा है, इसे अगर वो डॉक्यूमेंट से का फंक्शन ऐसा है तब तो वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट है। लिंक को अगर डॉक्यूमेंट है बट उसका फंक्शन ये नहीं है तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो विच वन इज वाइडर? डॉक्यूमेंट इज वाइडर, एंड वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट। बताइए, आपके हाथ में जो किताब है या न्यूज़पेपर है या आपको आपका रजिस्टर, डॉक्यूमेंट तो वो भी है, लेकिन क्या वो इंस्ट्रूमेंट है? लेकिन जितने भी इंस्ट्रूमेंट के मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या वो डॉक्यूमेंट है? हाँ या ना? इसका तो डायग्राम से देखिए, if this picture represents the document, then the smaller circle within this is the instrument. कौन सा वाइडर है? डॉक्यूमेंट इज वाइडर देन द इंस्ट्रूमेंट। वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट, विच टाइप?
जिसमें ये फंक्शन है कि उस डॉक्यूमेंट की वजह से राइट्स या लायबिलिटी क्रिएट हो रहे हैं या ट्रांसफर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन डॉक्यूमेंट है, जैसे बता न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट, उससे कोई राइट लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, ना ट्रांसफर ना कुछ नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट तो है ही है। इसका मतलब जो न्यूज़पेपर है, आपके हाथ में जो किताब है रजिस्टर किया, वो यहाँ फॉल करेंगे, ये सुनो गैप बिटवीन द बिगर सर्कल एंड द स्मॉलर सर्कल, यहाँ फॉल करेंगे, ये डॉक्यूमेंट है बट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और जो मैंने सेल डीड, लीज डीड, मोर्टगेज डीड, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर ट्रांसफर डीड, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस पॉलिसी, जो एग्जांपल वो क्या है, वो यहाँ फॉल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट भी है और एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट। तो कहने से एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, बट कहने से एवरी डॉक्यूमेंट इज इंस्ट्रूमेंट, नो, अ डॉक्यूमेंट मे बी एन इंस्ट्रूमेंट, मे नॉट बी एन इंस्ट्रूमेंट। अगर यहां फॉल कर रहा है तो वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट है, यहां फॉल कर रहा है तो डॉक्यूमेंट है लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं। तो वाइडर कंसेप्ट क्या है, डॉक्यूमेंट, एंड वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट। जितने मैंने एग्जांपल दिए थे वो सभी तो डॉक्यूमेंट तो है ही है। सेल डीड का डॉक्यूमेंट नहीं है, लीज डीड का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सुनो शेयर सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट तो है ही है वो, हाँ उसमें एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट भी कहला रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एक्चुअली 3 टर्म है, तीनों को हम रिलेट करते हैं। पहले तो डॉक्यूमेंट पढ़ा, आप क्या पढ़ लिया, इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी कहां दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। इज दैट क्लियर। नाउ आगे देखिए, इंडियन स्टैम्प एक्ट ये बोलता है, ध्यान सुनिएगा, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी। एवरी इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी, हर इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अच्छा, मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल टू स्टैम्प, इसलिए इंडियन स्टैम्प एक्ट में डिफाइन कर रखा है। जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, जैसे मैंने बोला सेल डीड, लीज डीड, या शेयर सर्टिफिकेट, शेयर ट्रांसफर डीड, इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं, डेफिनेशन में फिट करके देख लीजिए। और क्या एग्जाम्पल है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या सब इंस्ट्रूमेंट है, हाँ या ना, ये सारे क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, सेल डीड लीज प्लेन पेपर बनता है, स्टैम्प पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे, वाई, बिकॉज इट इज इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी, इसलिए प्लेन पेपर पे नहीं बनते। इसका कनेक्शन किसके साथ है, इंडियन स्टैम्प एक्ट के साथ है। आम आज जिंदगी में सब बता देगा जी प्लेन पेपर, आप भी बता दिए, लॉजिक कहां से प्रोविजन निकल के आ रहा है, इंडियन स्टैम्प एक्ट से। इसे एवरी इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल टू। अब देखिए, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर ट्रांसफर डीड, ये जो है, ये इस पे कोई स्टैम्प पेपर नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर स्टैम्प चिपकाई जाती है। एक्चुअली इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से 2 तरह की स्टैम्प होती है, एक बोलते हैं हम इम्प्रेस स्टैम्प। इंडियन स्टैम्प है आपके सिलेबस की चीज नहीं है, लेकिन कोई पॉइंट है तो रिलेट करना पड़ेगा। इम्प्रेस स्टैम्प वही स्टैम्प पेपर है, और एक होता है एडहेसिव स्टैम्प्स। एडहेसिव नाम से पता लग रहा है, चिपकाने वाली, ठीक है, एडहेसिव स्टैम्प्स। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट पे इम्प्रेस स्टैम्प लगती है, कुछ पे एडहेसिव। अच्छा देखिए, चाहे इम्प्रेस हो चाहे एडहेसिव, हमें जब यूज करना होगा स्टैम्प, कहां से लाएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। अच्छा, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बोलते हो कि मुझे 1 लाख का स्टैम्प पेपर चाहिए, तो सरकार को छापने में तो 1 रुपए का खर्चा नहीं है उसमें, हाँ है ना। इसका क्या नोशनल चीज हो गई ना, हम, लेकिन हमसे तो 1 लाख रुपए लेके देती है। इसका तो गवर्नमेंट को क्या मिला इससे, रेवेन्यू। क्या मिला, रेवेन्यू। इसे बोलते हैं, जैसे जितने भी टैक्सेशन लॉज हैं, अरे टैक्सेशन लॉज का मेजर मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, टू रेज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये सुनो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। उसी तरीके से देयर इज अनदर लॉ कॉल्ड इंडियन स्टैम्प एक्ट, उसका पर्पस है टू रेज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। हाउ दैट पर्पस अचीव, दिस लॉ सेज दैट अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी के लिए या तो आप इम्प्रेस स्टैम्प पेपर परचेज करेंगे, या एडहेसिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट परचेज करेंगे, वो तो कागज के टुकड़े। अच्छा, तो ये जैसे करेंसी नोट होते हैं, करेंसी नोट होते हैं, है तो कागज ही, बस उसकी एक वैल्यू है। तो वैसे ही स्टैम्प पेपर होते हैं, वैसे ही एडहेसिव चिपकाने वाली, ये तो कागज के टुकड़े हैं, तो सरकार ने उसकी एक वैल्यू बना दी है, तो हमें उतने वैल्यू देके हमें खरीदना पड़ता है, उतनी वैल्यू देके हमें खरीदना पड़ता है। इसे अल्टीमेटली जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं
और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट या तो हम एडहेसिव स्टैंप लगाएंगे या इम्प्रेस सरकार से खरीदेंगे वो, तो क्या सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है? सरकार को क्या उतने पैसे लगे तो उसे बनाने में? नहीं, वो तो नोशनल चीज है, बहुत कम, कुछ ना के बराबर लगते हैं, ठीक है, बल्क में प्रिंटिंग होती है एंड ऑल दैट। एंड डोंट यू थिंक क्या इसके थ्रू भी सरकार को बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है? यस और नो? तो अब देखो, जो शेयर सर्टिफिकेट है इसके ऊपर चिपकाने वाली स्टैंप लगती है एडहेसिव, शेयर ट्रांसफर डीड पे भी लगती है, इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी। घर जाके इंश्योरेंस पॉलिसी, सबके घर में इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, निकाल के देख लेना, ठीक है। पापा मम्मी बोला कि इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाना, पापा मम्मी कहीं पे घबरा जाएंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी को मांग रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी खतरनाक चीज होती है, ठीक है, कि बच्चा क्या था बोले, देखना उस पर एक स्टैंप चिपकी होगी, ठीक है, प्रोमिसरी नोट बिल, और बता दूंगा कि अच्छा ये एडहेसिव स्टैंप भी जो होती है ना, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट पे अलग लगती है। जैसे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लगती है आपका रेवेन्यू स्टैंप, और सबके कलर भी अलग होते हैं, कलर से ये पिंक कलर की होती है, शेयर ट्रांसफर डीड ग्रीन कलर की होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी पे लगती है वो आपको ब्लू कलर की होती है। देखना आपने इंश्योरेंस पॉलिसी, एक तो रसीद जो होती है ना इंश्योरेंस, वो नहीं प्रीमियम जो आप हर साल देते हैं वो नहीं, जो ओरिजिनली जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आपको पॉलिसी या बॉन्ड पेपर जो आता है, देखना उसके ऊपर एक चिपकी होगी ब्लू कलर की, लिखा रहेगा इंश्योरेंस स्टैंप। वाई? बिकॉज ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट, बिकॉज ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट। चेक कर लेना, ठीक है, नजर आएगा आपको, बिकॉज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल। अच्छा एक और, कभी आपने प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अकाउंट में कभी कुछ पढ़ा है? अच्छा कहीं तो पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा होगा ना। अच्छा जब आपको प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज की कभी फोटो बना के दिखाई जाती है, टीचर ने कहीं बना के दिखाई हो, जो इन्होंने जिससे ही पढ़ा हो, बीकॉम में 11-12 जहाँ भी पढ़ा हो, ऐसे एक फोटो बना के दिखाते हैं ना, दिखाते ना, यहाँ इसमें खिड़की सी बनाते हैं यहाँ पे, वो क्या होती है? स्टैम्प। क्यों स्टैम्प? चिपकाने वाली स्टैम्प, एडहेसिव, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका लिंक किसके साथ है? इंडियन स्टैंप एक्ट के साथ है। यहां पर क्यों स्टैंप लग रही है? बिकॉज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड अकॉर्डिंग इंडियन स्टैंप एक्ट एवरी इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल टू। हाँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट पे एडहेसिव लगती है, कुछ पे इम्प्रेस, कुछ स्टैंप पेपर लगते हैं, लेकिन सरकार को रेवेन्यू तो दोनों में मिल रहा है। तो अगर रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है इंडियन स्टैंप एक्ट। अब सोच के देखो, प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन होते हैं, सोच के देखो, अगर 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं, 5% स्टैंप ड्यूटी है, तो 5 लाख रुपए के स्टैंप पेपर। अच्छा वही प्रॉपर्टी कितनी बार खरीदी बेची जाती है, होता ना, किसी ए ने बी को बेची, 5 साल बाद 4 साल बाद बी सी को बेच रहा है, फिर दोबारा स्टैंप ड्यूटी। अच्छा ये तो छोटे ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ। सुनोगा बिल्डर लोग के घर में, सुनो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं जी, उन्होंने 300 करोड़ की जमीन खरीदी, सुना होगा। अच्छा मान 5% स्टैंप ड्यूटी हो, 15 करोड़ रुपए। तो सोच कर सरकार को कितना बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। हाँ ये है इसका मेजर, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाती ये एक्चुअली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट में दे रखा है। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट यूनियन लिस्ट में दे रखे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट कहाँ दे रखे हैं? यूनियन लिस्ट। तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी किसके पास आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। क्या अच्छा वो वाले इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या स्टैम्प ड्यूटी थ्रू आउट द कंट्री सेम होती होगी? हाँ या ना? थ्रू आउट द क्या होती है? सेम। जैसे अभी आपके सामने लिखा मैंने शेयर ट्रांसफर डीड, शेयर ट्रांसफर डीड एक्चुअली मेंशन इन यूनियन लिस्ट, तो इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी थ्रू आउट द कंट्री एक जैसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। लेकिन सेल डीड लीज, ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं, स्टेट लिस्ट में लिखा ऑल इंस्ट्रूमेंट अदर देन द इंस्ट्रूमेंट मेंशन यूनियन लिस्ट। तो इसका तो पूरी लिस्ट नहीं दे रखी है, खाली 2-4 नाम लिख दिए यूनियन लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट में क्या लिख दिया? ऑल इंस्ट्रूमेंट अदर देन द इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। इसका सारे के साथ कवर हो गए स्टेट। इसका ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी किसको जाती है? स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, स्टेट। और ऐसे केस में क्या स्टैम्प ड्यूटी क्या अक्रॉस द कंट्री सेम होगी? वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जैसे सेल डीड है, तो देखो यूपी के अंदर स्टैम्प ड्यूटी अलग है, दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, महाराष्ट्र में, सब जगह अलग अलग है। यहाँ हो सकता है 5% है, कई जगह हो सकता है 6% है, कई जगह 4% है, डिपेंड्स परसेंटेज ऑफ व्हाट द ट्रांजेक्शन वैल्यू। इसको एड वैलोरम स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा एक ब्रॉडली मैंने आपको आइडिया दे दिया कि स्टैम्प और ये सरकार के लिए कितना बड़ा रेवेन्यू का, स्टेट गवर्नमेंट के लिए खास करके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो लिमिटेड से इंस्ट्रूमेंट में, और ज्यादातर आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। क्लियर है? तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ इंडियन स्टैम्प एक्ट मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, मैं इंडियन स्टैम्प एक्ट भी डील करता हूँ, तो आपको थोड़ा बताइए कि क्या रेलेवेंस है और क्या, और वहीं से इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट आता है, बिकॉज इससे एवरी इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी। इज इट ओके? समझ आ रहा है? नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, डीड।
डीड जो है इसकी कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दे रखी। बाय एंड लार्ज डीड और इंस्ट्रूमेंट इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। अच्छा, वैसे ही मैंने इंस्ट्रूमेंट में जितने एग्जांपल देते हैं कई सारे डीडी बोली थी, सेल डीड, लीज डीड, मोर्टगेज डीड, ये सब क्या है? डीडी तो है और वो इंस्ट्रूमेंट भी है। तो देखा जाए कोई टेक्निकली बहुत डिफरेंस नहीं है बिटवीन डीड एंड द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। वो क्या? देखिए, हम बोलते हैं डीड जो है, सॉरी, दो ही चीज हो सकती है, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। बायलैटरल मीन्स अमंग्स द टू पार्टीज, एंड दो से ज्यादा तो मल्टीलैटरल। ये लीज डीड है, लेसर एंड लेसी, बायलैटरल। सेल डीड, लेस सेलर एंड बायर, दैट इज बायलैटरल। अच्छा, मान लिया कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसका बंटवारा करने के लिए पार्टीशन डीड बन रही है, और आपको पिताजी की प्रॉपर्टी है 4 भाइयों में बट रही है। पार्टीशन डीड में क्या चारों के सिग्नेचर होंगे? तो क्या वो बायलैटरल है या मल्टीलैटरल है? मोर देन टू। तो इसका था बायलैटरल, मल्टीलैटरल हो सकती है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी होती है, यूनिलैटरल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल। इधर ये दोनों चीज तो यहां भी है। इधर इंस्ट्रूमेंट में एक्स्ट्रा चीज क्या है? यूनिलैटरल, जो कि डीड में नहीं होता। डीड इज नेवर यूनिलैटरल। अच्छा, प्रोमिसरी नोट जो होता है उसमें सिग्नेचर किसके होते हैं? सिर्फ प्रोमिसर के। प्रोमिसरी के साइन वही नहीं होते। तो क्या वो यूनिलैटरल है? यूनिलैटरल है, लेकिन वो सिर्फ प्रोमिसरी नोट। आपको क्या इंस्ट्रूमेंट है, वो डीड नहीं है। वो डीड नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है, डीड नहीं। डीड का एग्जांपल मिल सकते हैं। तो क्या ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आ गया कि साहब ये यूनिलैटरल भी हो सकती है, डीड यूनिलैटरल, लेकिन बायलैटरल में दोनों जगह है। और देखो, जो बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट है वही बायलैटरल डीड है, जो मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट है वही मल्टीलैटरल डीड है। एंड और इसका मतलब क्या, दोनों में ज्यादा वाइडर कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट। एक्स्ट्रा ये आ गया ना, ये तो सेम ही यहां पे, ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया। कौन सा वाइडर है? दैट इज इंस्ट्रूमेंट। एंड वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? डीड। क्या हो गया? डीड। अच्छा, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी, तो एवरी डीड विल ऑल्सो बी चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी, बिकॉज एवरी डीड बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट। अब तीनों को मिला के देखते हैं। देखिए, ये आपका डॉक्यूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट, एंड थर्ड इज दैट इज द डीड। तो तीनों को इंटर रिलेट कर दिया, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड। कैन से एवरी डॉक्यूमेंट नीड नॉट बी इंस्ट्रूमेंट, नीड नॉट बी डीड, इट मे बी, इट मे नॉट बी, बट एवरी इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट, बट एवरी इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट बी डीड। अगर यूनिलैटरल की बात करें तो वो इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन डीड नहीं है। अच्छा, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट। देखो, जो इंस्ट्रूमेंट ये है ये। अच्छा, एवरी डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, एवरी डीड इज ए डॉक्यूमेंट। यस, ऑटोमेटिकली। अच्छा, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी। तो क्या एवरी डीड बीइंग इंस्ट्रूमेंट, क्या एवरी डीड इज ऑल्सो चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी? समझ आया? पक्का? तो क्या हर डीड, क्योंकि जो भी डीड है वो इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, और हर इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी से हर डीड पे भी क्या लगेगी? स्टैम्प ड्यूटी। पर एक थोड़ा सा फर्क है, वहां एक यूनिलैटरल कंसेप्ट भी आते हैं, इससे थोड़ा सा वाइडर हो गया, लेकिन डीड में यूनिलैटरल की बात नहीं करते हम। समझ आया? तो एक टॉपिक था डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड। डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, डीड, तो तीनों को मैंने अलग अलग बताया, फिर तीनों को रिलेट भी करके बता दिया, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड। इधर ओके? नाउ अब इसको इंटरप्रेट करने के क्या रूल्स हैं? देखिए, ये तो आपको हो गई रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, क्लियर? इसके लिए हम बोले कि सब एज सच इंडिया में कोई स्पेशली अलग से कोई रूल्स और प्रिंसिपल्स नहीं बने हुए हैं, तो फिर हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? किसी को रूल्स, किसी के रूल्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट, वही इसमें सब जो भी हम बात करते हैं, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, वही सब बात कर रहे हैं, शॉर्ट में मतलब डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। हमें कोई, लेकिन इसके लिए हम कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं? या सिंपल भाषा में होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये सुनो, देखिए
हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे बोल सकते हैं। दूसरा फॉर्मल। इनफॉर्मल के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए ओरल, और यहां फॉर्मल लिखिए रिटन। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके ना, कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और इन राइटिंग, ठीक है। तो मान ली इनफॉर्मल एग्रीमेंट है, मान ली ओरल है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए क्या हमारे पास क्या तरीका है। तो वहां कुछ हम ज्यादा बात नहीं करते, हम सिंपली बोलते हैं वी अप्लाई द रूल ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। रूल ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब क्या देखिए आपको, इसको अप्लाई करके वी इंटरप्रेट द इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स। मान लिया देयर टू पर्सन ए एंड बी, ए ने वर्बली ओरली बी को कुछ प्रॉमिस किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ओरल। अच्छा देखो, आप अपने ऊपर लगा के देखो, आप किसी को कुछ कहते हैं ओरली, और आप जो सोच के कहते हैं कि मेरी बात सामने वाला इस तरीके से समझे, कुछ दिमाग में होता है ना आपका कि भाई ये समझे, अगर वो कुछ और समझ लेता है तो आप नहीं बोलते कि नहीं तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, मैंने ये सोच के नहीं बोला था, आप इसको गलत समझ रहे हो, इसको ऐसे समझो। यही बोलता ना, यू व्हाट यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड रीजनेबली, क्या वही मीनिंग लिया जाता है जो आप बोलते भाई आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, एक्चुअली मैंने ये सोच के नहीं, मैं तो उसमें समझता तुम इसको ऐसे समझोगे। तो एग्जैक्टली वही बात ये रूल ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन कहते हैं कि जो स्टेटमेंट दे रहा है तो वो उसने जो एक्सपेक्ट किया था कि सामने वाला ऐसे समझे, अगर कोई कंफ्यूजन हो गई तो हमें मीनिंग वही लेना पड़ेगा जो उसकी समझ थी कि किसके क्या वो सामने वाला समझे। मतलब ए ने कुछ कम्युनिकेट किया बी को अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रॉमिस किया, तो ये जो समझ के एक्सपेक्ट कर रहा था कि बी समझे, हमें वही मीनिंग लेना पड़ेगा। देखो प्रैक्टिकली तो हम यही करते हैं, ये कोई और मीनिंग सामने वाले लेता, बोलता है यार तुम गलत मीनिंग ले रहे हो, मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने तो सोचा तुम इसका ये मीनिंग समझोगे, ये सुनो, एग्जैक्टली वही माना जाता है फाइनली जो आपने सोचा था। एग्जैक्टली वही हम बोले, जो आप एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ कहते हैं कि सामने वाला इस तरह समझे, वही मीनिंग लिया जाएगा, एंड दैट इज हाउ टू इंटरप्रेट द इन्फॉर्मेशन। में कुछ भी नहीं है, रूल ऑफ रीजनेबल। प्रैक्टिकली भी तो हम ऐसा करते हैं। कई बार नहीं तो कोई पॉलिटिशियन ने कोई स्टेटमेंट दिया और मीडिया वाले कई बार क्या होता है कुछ और मीनिंग निकाल देते हैं, तो नहीं बोलता यार यू आर गोइंग टू फार, यू आर टेकिंग द अदर डायरेक्शन, दिस वाज नेवर द इंटेंशन, ठीक है। तो इसका अल्टीमेटली जो बोलने वाला है उसने क्या समझ के बोला था, क्या उसी के हिसाब से मीनिंग लिया था, ये सुनो उसी के हिसाब से मीनिंग लेते हैं। वो अलग बात है कि नेता लोग कई बार उठ पटांग बोल भी देते हैं, अब बाद में उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कई बार गड़बड़ बोल भी देते हैं। बट अगर कई बार तो आप सही बोल रहे हैं बट सामने वाले ने कुछ गलत मतलब निकाल लिया उसका, तो इन दैट केस यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड, यू हैव टू, तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है जो उसने सब बोला था, हमें उसी के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करनी पड़ी। इज दैट क्लियर? इसमें कुछ टेक्निकल बात नहीं है। नाउ कमिंग टू द फॉर्मल एग्रीमेंट रिटन, इसको इंटरप्रेट करने के क्या रूल्स हैं, हम ये बोला रूल्स ऑफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट। तो ऐसा कोई डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अगर इनफॉर्मल है तो हम रूल ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, अब फॉर्मल है तो क्या करेंगे। अच्छा बताइए, एक्स और वाई के बीच में एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट, क्लियर, क्या उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है क्या इज इट बाइंडिंग बोथ ऑन एक्स एंड वाई? यस। अच्छा एक स्टैच्यूट जो होता है उसमें जो लिखा होता है इज इट बाइंडिंग ऑन एवरीवन इन आवर कंट्री? तो क्या ये भी तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, स्टैच्यूट इज ऑल्सो लीगल डॉक्यूमेंट, और जो इनके बीच में वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये मान लीजिए लीज डीड है या मोर्टगेज डीड है, सेल डीड है, लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट ये है, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। खाली डिफरेंस क्या है, क्या स्टैच्यूट वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी एप्लीकेबिलिटी ऑन एवरीवन है, एवरीवन इज बाउंड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन व्हाट एवर रिटन इन द स्टैच्यूट। बट क्या एक लीगल डॉक्यूमेंट जो होता है, नॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट लाइक सेल डीड, क्या इट इज एक्चुअली लॉ फॉर ओनली दोज पर्सन हु आर पार्टीज टू दैट लीगल डॉक्यूमेंट? एंड जैसे एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स और वाई के लिए एक तरह से लॉ है, नहीं मानोगे तो क्या होगा,
आपके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बन सकता है, पेनल्टी लग सकती है, लेकिन जो पार्टीज नहीं है उसमें उनको कोई मतलब से नहीं, इतना ही फर्क है। अदरवाइज क्या ये भी एक पीस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट है और स्टैट्यूट इज ऑल्सो पीस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। नाउ वाई आर यू कंपेयरिंग, वाई आर कंपेयरिंग, क्योंकि इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास आपको हमारे कंट्री के अंदर कोई अलग से रूल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है, लेकिन क्या इसको इंटरप्रेट करने के हैं? हाँ है ना, पढ़ चुके अब तो सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स और इंटरप्रिटेशन इसके हैं। तो हम कंपेयर करेंगे साहब, जैसे इसके लिए हैं रूल्स, तो ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है एंड ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो जो प्रिंसिपल सिद्धांत हम यहां लगाते हैं वही यहां लगा देंगे। इसका मतलब हम अलग से लीगल डॉक्यूमेंट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करने का हमारे पास कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। बट since it is also piece of legal document, statute is also piece of legal document, with a piece of legal, only thing उसकी applicability सब पे है, इसकी applicability सिर्फ जो उनके ऊपर है जो पार्टी टू द ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल्स और रूल्स हम लगाते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, द सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। अच्छा, तो स्टैच्यू भी तो रिटन है। अच्छा, स्टैच्यूट का मतलब क्या था? मैंने स्टार्टिंग रिटन लॉ एक्ट्स बताया था, यहाँ हम रिटन की बात कर रहे हैं। इसका जो प्रिंसिपल हम स्टैच्यूट्स को इंटरप्रेट करने में लगाते हैं वही प्रिंसिपल हम यहाँ भी अप्लाई। एंड ये आपको मैंने मेन विषय बता दिया। अब मैं पढ़ूंगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया कि बात वही कर रहे हैं। देखिए, इट सेज दैट देयर नो, देखिए क्या लिखा, देयर नो लॉ इन इंडिया ऑन द इंटरप्रिटेशन, अलग से कोई लॉ नहीं है। हाउएवर सम ऑफ द रेलेवेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन डीड्स आर डिस्कस बिलो। जनरली कोई अलग से लॉ नहीं, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो नीचे डिस्कस किया। पहले इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स। इन इंटरप्रिटेशन इनफॉर्मल एग्रीमेंट, इनफॉर्मल का मतलब क्या है? ओरल। द रूल टू बी अप्लाइड इज दैट ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, बताया था। दैट इज टू से द एग्रीमेंट इज टू बी इंटरप्रेटेड इन द सेंस, किस सेंस में? इन विच द पार्टी हु यूज द वर्ड्स, जिसने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जिसने बोला है, कम्युनिकेट किया इन क्वेश्चन, should reasonably have apprehended that the other party may apprehend। मतलब उसने क्या सोच के बोला था कि सामने ये समझे, हमें उसी मीनिंग को लेना पड़ेगा, एंड दैट इज द रूल ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। समझ में आ रहा है? नाउ कमिंग टू फॉर्मल एग्रीमेंट, दैट इज रिटन। Where the agreement is formal and written, the following rules of interpretation may be applied which are similar to the rules of interpretation of statute। Why similar? बिकॉज वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है स्टैट्यूट, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो भी राइटिंग में, ये भी राइटिंग में। समझ में आ रहा है? तो मैंने यहां लिख दिया विच आर सिमिलर टू द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। समझ आ रहा है? पहला देखिए, अ डीड मस्ट बी रेड एज ए होल इन ऑर्डर। अच्छा, एक डीड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, क्या आप एक पर्टिकुलर क्लॉज को अकेले इंटरप्रेट करोगे आइसोलेशन में, ये अलॉन्ग विद द अदर प्रोविजंस इन द सेम डीड? ये सुनो, a deed must be read as a whole in order to ascertain the true meaning of its several clauses, and the words of each clause should be so interpreted as to bring them in harmony with the other provision। क्या ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है? yes or no? it talking about the rule of harmonious construction। देख लो, वही सब आएंगे, क्योंकि ये भी लीगल डॉक्यूमेंट है, स्टैच्यू भी लीगल डॉक्यूमेंट है, वो भी राइटिंग में, भी राइटिंग की बात कर रहा है। क्या वो सही बात कर रहा है जो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में बोला था? दूसरा देखिए, द कार्डिनल, कार्डिनल का होता है इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट रूल इज दैट क्लियर एंड अनएम्बिगुअस वर्ड्स। अच्छा, एम्बिगुअस इज कंफ्यूजिंग, अनएम्बिगुअस इज क्लियर। वर्ड्स प्रिवेल ओवर एनी हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन। कुछ आप एजम्पशन ले ले, वो नहीं चलेगा। कोई वर्ड्स एकदम क्लियर हैं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो वो आपको वही मीनिंग लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना। आप अपने मन से आप हाइपोथेटिकली कुछ एजम्पशन ले लें, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है? और सपोज इंट, बट इफ द वर्ड्स यूज आर नॉट क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, क्लियर नहीं है, ठीक है, नॉट क्लियर एंड नॉट अनएम्बिगुअस। अच्छा, अनएम्बिगुअस से क्लियर, ये नॉट वर्ड दोनों के साथ कॉमन है, क्लियर के साथ भी अनएम्बिगुअस है। कई बच्चे बाद में आते कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो अनएम्बिगुअस तो क्लियर, लेकिन नॉट वर्ड दोनों के साथ कॉमन है, क्लियर के साथ भी, नॉट क्लियर नॉट अनएम्बिगुअस। इसका मतलब क्या है? देन इंटेंशन विल हैव टू बी असर्टेन। क्या ये रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ रीजनेबल की बात कर रहा है? ये सुनो कि पहले आपको अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स एक्सप्रेशन जाना है, जब तक पूरी क्लैरिटी है, लेकिन उससे क्लैरिटी नहीं आ रही, पर्पस के अगेंस्ट मीनिंग जा रहा है, तो क्या करेंगे? वी हैव टू इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। क्या वही रूल लगा रहे? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल। देखिए नंबर 3, इन केस द टर्म्स आर नॉट अनएम्बिगुअस। अच्छा, नॉट अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ? अनएम्बिगुअस इज क्लियर, नॉट नॉट क्लियर। ये सुनो, यह सीधा विच इज नॉट क्लियर। It is legitimate, it is allowed legally to take into account the surrounding circumstances for ascertaining the intention of the party। जैसे हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस,
भाई प्रोविजन में कहीं क्लैरिटी कुछ मिसिंग है तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों लॉ बना, क्या क्या ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये सुनो पढ़ाया था एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन में, ये सुनो तो वही बात ही बोल रहे हैं कि अगर कहीं पे एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, तो हमें देखना पड़ेगा साहब क्या सोच के लिखा गया था, क्या वो सारी बातें कंसीडर करके हमें इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। बीच में 0.45 छोड़ा, एक बार लास्ट में ही देखिए, द कोर्ट मस्ट इंटरप्रेट द वर्ड्स इन द पॉपुलर नेचुरल ऑर्डिनरी सेंस। अगर मान ली कोई डीड लीगल डॉक्यूमेंट में कोई डिस्प्यूट हो जाए, पार्टी के मैटर कोर्ट में चल जाए, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन सच एज वेयर द कॉन्ट्रैक्ट अफोर्ड्स एन इंटरप्रिटेशन डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग। अच्छा कई बार कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म और एक्सप्रेशन यूज हो, उसकी डेफिनेशन दे रखी हो कॉन्ट्रैक्ट में, जैसा हमारे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये लेना है, क्या टेक्निकल सेंस में यूज हो रखा है, तो वहां क्या कोर्ट इंटरप्रेट करते हैं, ऑर्डिनरी मीनिंग लेगा, टेक्निकल मीनिंग लेगा, टेक्निकल। और वेयर द कन्वेंशनल मीनिंग आर नॉट द सेम विद द लीगल सेंस, कन्वेंशनल मीनिंग अलग है, ट्रेडिशनल मीनिंग अलग है, लीगल मीनिंग अलग होता है उसका, एंड वहां पे आप कन्वेंशनल मीनिंग नहीं ले सकते, यू हैव टू टेक द लीगल और टेक्निकल। क्या ये टेक्निकल सेंस वाली बात कर रहा है, ये सुनो, देखो सारी बात मोरलेस वही आ रही जो आपने वहां पढ़े, क्योंकि इट इज ऑल्सो पीस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, स्टैच्यूट ऑल्सो पीस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। पॉइंट नंबर 4 और 5 थोड़ा सा एक अलग चीज, स्पेसिफिक पॉइंट देखिए क्या है ये वाला। समटाइम कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स, समटाइम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड एंड लेटर ऑन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटेड में कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए आपस, आइडियली तो होनी नहीं चाहिए बट हो जाए, तो उस केस में जो बाद वाला है जो एग्जीक्यूटेड है वो प्रिवेल करेगा। देखिए लिखो, इन केस ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जो पहले हुआ एंड द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा लगा लेना, कॉन्ट्रैक्ट द टर्म्स ऑफ द लैटर जो बाद वाला है मस्ट प्रिवेल। आपको बाद वाला, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। अच्छा जो प्रॉपर्टी के जो ट्रांजेक्शन होते हैं इमोल प्रॉपर्टी के, क्या एक शॉट में क्या ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है? 2 स्टेजेस में, 2 स्टेज में। जैसे मान लिया कोई एक्स अपनी कोई लैंड वाई को बेचना चाह रहा है, आपस में तय हुआ कि साहब लैंड की कीमत आपको 2 करोड़ रुपए है। अच्छा ये सेलर है और वाई बायर है, तय हुआ कि 2 करोड़ की वो लैंड तय हो गया। अच्छा शुरू में मान लिया बायर ने सेलर को आपको 20 लाख रुपए एज ए टोकन मनी, सुना होगा, बयाना कर देते हैं, सुना होगा, ठीक है। इस स्टेज पे एक डॉक्यूमेंट बनेगा एग्रीमेंट टू सेल। क्या बनेगा? एग्रीमेंट टू सेल। उस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सारी डिटेल आएगी कि साहब एक्स हैज एग्रीड टू सेल सो एंड सो पीस ऑफ लैंड, पूरी डिटेल उसका डिस्क्रिप्शन आएगा टू वाई, एंड वाई इज एग्रीड टू परचेज एट अ प्राइस ऑफ ₹2 करोड़। आउट ऑफ 2 करोड़ वाई इज ऑलरेडी पेड 20 लाख रुपीज एज एडवांस मनी टू द एक्स, ठीक है। रिमेनिंग 1 करोड़ 80 लाख वाई विल पे विद इन सो मच ऑफ टाइम, सब आएगा। देन द सेलर एक्स विल execute a sale deed in favor of the buyer, thereby transferring the ownership in favor of buyer। ये फ्यूचर की बातें लिखी हुई है। तो मुझे बताइए अभी जो एग्रीमेंट टू सेल हुआ उसमें सबको लिखा है टोटल प्राइस है, उसको इतना दे दिया, बाकी इतने पैसे इतने दिन में देगा, फिर ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए सेल डीड बनेगी, ये सारी बातें लिखी होगी। मुझे बताइए अभी ये जो डॉक्यूमेंट बना है ये एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी है? एग्जीक्यूटरी। अच्छा बताया फाउंडेशन पढ़ा ना, एग्जीक्यूटरी जिसको फ्यूचर में पार्टी, अच्छा इन्होंने परफॉर्म कर दिया है, परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस किया है। अभी ओनरशिप ट्रांसफर थोड़ी होगी, पूरे पैसे थोड़ी दे दिए, सब तो इसका कुछ पैसे दिए हैं, बाकी तो देगा फ्यूचर में, ओनरशिप बाद में ट्रांसफर होगी, ये सब ये एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी है। अच्छा फाइनली बायर पूरे पैसे देता है एज पर द एग्रीमेंट टू सेल, और सेलर सेल डीड बना देता है, क्या ये एग्जीक्यूटेड है? अच्छा जैसे सेल डीड साइन हो गई, क्या ओनरशिप विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर, इसका ये एग्जीक्यूटेड है। पहले क्या बना? एग्जीक्यूटरी, बाद में क्या बना? अच्छा दोनों मिला के क्या एक ही ट्रांजेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन दो पार्ट्स में किया गया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में समझ लेना, पढ़ते ना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट डिफरेंस है, बताया था यहाँ। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्रीमेंट वर्ड बहुत यूज होता है, इवन सर्विस एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, ये सब कॉन्ट्रैक्ट हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट टू सेल का मतलब वो मत समझना कि विच में हैव अ लीगल इन्फोर्सिटी में नॉट हैव, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा बताइए एग्री होने के बाद अब सेलर ना बेचे, क्या बायर कोर्ट में जा सकता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मत सुनिए एग्रीमेंट वो वाला एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लेकिन दोनों मिला के एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल डीड, ट्रांजेक्शन तो एक ही है ना, उसको 2 पार्ट्स में किया गया। तो पहले वाला जो डॉक्यूमेंट बना वो क्या था? एग्जीक्यूटरी, बाद में वाला क्या था? एग्जीक्यूटेड। अच्छा मान लिया इन दोनों में जो लिखा हुआ है उनमें कोई अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, आइडियली तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए क्या प्रिवेल करेगा? जो बाद वाला है, कौन सा? दैट इज द सेल डीड। समझ में आएगा? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, वो समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। इज दैट ओके? लास्ट पॉइंट देखिए, कई बार होता है एक ही डीड के अंदर क्या बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं।
मान लिया एक पर्टिकुलर एक अच्छा डीड जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उसके अंदर जो कंटेंट्स होता है एक्ट में जो कंटेंट होता है सेक्शन या कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, तो जो नॉर्मली लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ये सब जो होते हैं इनके अंदर क्लॉजेज बोलते हैं, क्लॉज 1 2 3 ऐसे बोलते हैं। तो जैसे एक्ट में हम सेक्शन नंबर बोलते हैं निकलते हैं क्लॉजेज। तो मान लिया एक क्लॉज पहले उसमें ए के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, मैंने आगे आगे कोई क्लॉज नंबर 8 आया और वो पहले वाली जो ऑब्लिगेशन ए पे क्रिएट हुई थी बाद वाला क्लॉज उस ऑब्लिगेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है और बाद वाला डिस्ट्रॉय, कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। तो इस केस में पहले वाला प्रिवेल करेगा। अच्छा ये एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर दो बातें, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सब, ये बाद वाला बोले वो अलग, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट, ट्रांजेक्शन एक है, एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड एक डॉक्यूमेंट है, दो डॉक्यूमेंट दो, एक ट्रांजेक्शन रिलेटेड दो डॉक्यूमेंट है, उसकी हम बात कर रहे थे। और अब जो बात कर रहे हैं कि सर एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल जो क्लॉजेज हैं, तो पहले वाले क्लॉज में किसी पार्टी की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है और बाद में कोई क्लॉज है उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो उस ऑब्लिगेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो पहले वाला प्रिवेल करेगा, पहले वाला प्रिवेल करेगा। देखिए लिखा हो, इफ इन अ डीड एन अर्लियर क्लॉज इज फॉलोड बाय लेटर क्लॉज विच डिस्ट्रॉय ऑल टुगेदर ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द अर्लियर क्लॉज, मतलब अर्लियर क्लॉज से जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई थी उसको डिस्ट्रॉय कर ला बाद वाला क्लॉज, then the later clause is to be rejected as repugnant and the earlier clause prevails। क्या प्रिवेल करेगा, बाद वाला रिजेक्ट हो जाएगा और पहले वाला क्लॉज प्रिवेल करेगा। ये है कि अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए बिटवीन द टू क्लॉजेज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट एंड एक से ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है दूसरे से ऑब्लिगेशन डिस्ट्रॉय हो रही है, तो जो पहले वाला जिसे क्रिएट वो प्रिवेल करेगा ओवर द अदर। और वो इससे पहले वाला जो पॉइंट हो गया था, एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड दो कॉन्ट्रैक्ट है, दो लीगल डॉक्यूमेंट, एग्जीक्यूटरी एंड एग्जीक्यूटेड, तो वहां क्या करना है, समझ में आया? उसका बेस्ट एग्जांपल एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड है। इज इट ओके? अच्छा ये सब बिना एग्जांपल कैसे पढ़ो ना, कुछ नहीं याद रहेगा, ठीक है? इट्स अप्लाई करके देखिए सब कैसे ये सब चीज होती हैं। इज इट ओके? सो आज हमने यहां तक कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट है। तो कल की क्लास में हम थोड़ा बहुत कुछ बचा वो करके फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? एंड आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक मिनट लास्ट में, आप में से पास तो आप सभी हुए ऑब्वियसली तभी क्लास में बैठे हैं, ठीक है? आप में से कितने बच्चों को 300 प्लस आए, जरा एक बार हाथ खड़े करना। 290 प्लस वाले, 290 टू 299, 300 एंड प्लस वो तो पहले हो गया, 280, 270, एक करके आ रहे हैं, मतलब लगता है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है मुझे लगता है। एंड बिलो 250, 200 250 वाले, 200 250 वाले। चलिए एनीवे जो भी नंबर है कोई बात नहीं है, पास हुए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नंबर बहुत अच्छे है तो और अच्छी बात है, लेकिन पास हुए ठीक है। एंड को अब इंटर की पे पूरा फोकस कीजिए कि अब आप इंटर में आ गए, ठीक है? अब इंटर में पूरा फोकस कीजिए, इंटर का सिलेबस वास्ट है, फाउंडेशन कंपैरेटिवली, फोकस इट ऑन, ठीक है? एंड अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे कि, और आपने थोड़ा पहले स्टार्ट कर लिया तो क्या होगा, आपको एक एडवांटेज है, आपको एक एडवांटेज क्योंकि आप ऑलरेडी माइंड बन चुका है। अब जो बच्चा अब सोचेगा 2 4 5 दिन लगाएगा भी ज्वाइन करने में, तो ऑब्वियसली कि आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।